एक कंटेंट समझ आता था सरकार का कि यार विकास करने तो कैसे होगा, आज तक कुछ नहीं बना, जंगल बेयाबान है। परंतु हमने कहा कि जो हमारी पुरानी कब की बात एक्वायर हुई थी? ये 2006 में एक्वायर हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर, आज तक कुछ नहीं हुआ जी। घरोंडा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 101%। ना कोई हमारे यहाँ पे घर की कोई सरकारी नौकरी थी, कोई हमारा दर्द समझ सके। हमारे पास तो एक ही चीज़ बची थी, भाई जो हमारे पास जो नेक नीयत की कमाई है वो और ले जाओ, पर तो छोड़ दो, फिर भी नहीं बच पाया। जीत आपकी निश्चित होगी अगर आप शुभ कर्म पे हो, और अगर भगवान ना करे आप गलती पे हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं, माफ करने वाला सदा बड़ा होता है। विचारधारा की लड़ाई, आपको लगता है कि आपके विचार ये नहीं सुन रहे, बदल दो ना। 2019 में आपने उनको चुन के लाया, अगर नहीं पसंद है तो 24 में बदल दीजिए। 24 में बदल दीजिए। मारने क्या मतलब बनता है? मारना तो गलत बात है। यूथ को सिर्फ मेरी घरोंडा में एक मेरी प्रार्थना है कि भाई आपके पास चाहे 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास चाहे एक दुकान है, अपना काम ना छोड़ो। कांग्रेस पार्टी कथनी और करनी में ना तो फर्क था ना है। माँ बाप की खाल के जूते बनवा लियो, लेकिन कभी उसके आत्म सम्मान 5 नान दियो। माँ बाप के कहने सिर्फ एक काम जरूर कर दियो, तुम्हारा गलत फैसला तो नहीं लेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मैं आज करनाल में आया हूं और करनाल में मेरे साथ भूपेंद्र लाठर जी हैं। अगर इनकी बात करूं तो राजनीति में हालांकि पहले से हैं, समाज सेवा की बात करूं तो पहले से हैं, लेकिन डायरेक्ट राजनीति में आने के लिए, क्योंकि चुनाव की इलेक्टोरल की मैं बात करूं तो अब 2024 में करनाल की विधानसभा घरोंडा से एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे सामने आए हैं और अब इनसे बात करेंगे। पहले तो देखिए, कोई भी नेता किसी भी हलके से आता है, उसका पहला फ़र्ज होता है उसके हलके के जो काम है उनको करवाना। अब बहुत सारे नेता हैं, किसी के ऊपर किसी तरह का ब्लेम लगता है, किसी के ऊपर किसी तरह का। उनसे अलग किसी भी नेता को परखने के लिए, जानने के लिए, जिसको हम वोट डालते हैं, उनकी कुछ बातें जाननी होती हैं। खासकर जिस एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे, कि निजी तौर पे आपका नेता इंसान कैसा है, उसी को आपके लिए काम करना है। वही आपके लिए आने वाली सुख सुविधाओं, आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए कुछ करेगा। तो इसी खोज में मैं अभी घरोंडा के जो विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र लाठर जी, उनके पास आया हूँ। इनके बारे में जानेंगे, इनके विजन के बारे में जानेंगे और राजनीति की यात्रा अब तक कैसी रही और आगे कैसे इसको परस्यू करना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका और हमारे करनाल जिले की तरफ से आपके और आपकी सभी टीम को, आपके सभी व्यूवर्स को हमारी हाथ जोड़ के राम राम। धन्यवाद भाई साहब। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं आपको ना तो कांग्रेस से रिलेट कर रहा हूँ ना आपके काम से, कि भूपेंद्र लाठर हैं कौन, क्या है। सबसे पहले बताइए, आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 1979, 28 जून। 28 जून। अभी रिसेंटली आप 42 साल के हुए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नॉट 42, इट्स 44 नाउ। 44, हाँ जी, आप 44 साल के। इट्स 44 नाउ। ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था आपका? मेरे मामा जी का गांव है रायपुर जाटान, वो घरोंडा विधानसभा में पड़ता है। बेसिकली वैसे मेरी, वो कहते हैं करनाल ही होगा, वो भी करनाल का ही पार्ट है। करनाल का ही पार्ट है। तो करनाल में ही हमारे इनिशियल जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है, जब स्कूलिंग 10th तक की स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? मेरी 10th नहीं, +2 तक मेरा एक ही स्कूल रहा है। जैसे स्कूल उस टाइम पे तो एक वो प्ले स्कूल हुआ करते, तो मैं बेसिकली जाटो गेट्स में हमारा रेजिडेंस था, तो वहीं पे एक हमारा स्कूल था आर्य समाज, मैं वहाँ पे पढ़ता था। शुरुआत से आखिर तक एक स्कूल में रहे? जी नहीं, सिर्फ 3rd क्लास तक। जैसे ही मेरा वो प्ले स्कूल वाला टाइम कंप्लीट हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग माय फादर साहब ज्वाइनिंग मी इन SBS मॉडर्न स्कूल, जो उस टाइम का बड़ा अच्छा CBSE का स्कूल होता है। आर्य समाज भी बहुत अच्छा स्कूल था, जहाँ से हमें, वो कहते हैं कि संस्कारों की शुरुआत जहाँ से हुई है। वैसे तो अपने समाज और परिवार से संस्कार मिलते हैं, लेकिन स्कूल्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, वो एक्चुअल मेंटर्स होते हैं। उसके बाद में 3rd से लेकर के और +2 तक मेरा एक ही स्कूल रहा है और मेरा बड़ा ट्रिमेंडस टाइम रहा है, मेरा स्कूल टाइम भी एज वेल एज माई कॉलेज टाइम ऑल्सो। मतलब बोथ आर वेरी ट्रिमेंडस। अच्छा गुजरा समय, बहुत अच्छा। सब बहुत दोस्त कितने बने कॉलेज में? देखिए, मतलब मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास एक मित्रों की एक ऐसी टोली है कि जहाँ जाके मुझे ये एक एहसास होता है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दूसरी माँ ज़रूर है परंतु हम भाई हैं। उनके घर भी जाते हैं, जो उनके रिश्ते हैं, उनकी जो भी रिश्ते, हमारी बहनें हैं, मतलब हमारे चाचे ताऊ हैं, मतलब हमें वैसा ही एहसास रहा है। और ऐसा नहीं कि मतलब हमारे सभी, आज भी हम 2-3 तो बेचारे हमारे बीमारी के कारण और एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच से चले गए हमारे साथी, लेकिन 30 आदमी का टोल तो आज भी हमारा ऐसा है, जो हम स्कूल टाइम में इकट्ठे हुए थे। आज हमारे बच्चे कुछ तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कुछ अभी डिग्री कर रहे हैं, छोटे हैं, तो मतलब हम आज भी इकट्ठे हैं।
तो जो मेरे यारों की टोली है ना, वो दे आर ब्रदर फॉर मी एज फ्रॉम अनदर मदर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपका परिवार में कौन कौन है? अगर बचपन की सबसे बात करूँ तो जब आप छोटे थे जी, तो परवरिश कैसी, परिवार में कौन कौन? मैं प्रभु कृपा से बड़े, एक कहते हैं कि ऐसे माहौल में, हम ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि मैं प्रभु परमात्मा परमेश्वर को ये प्रार्थना करता हूँ। मैं पुनर्जन्म में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन एक ये बोलते हैं कि आदमी की 84 लाख चुनी है कि अगले जन्म में अगर मैं गाय बैल भी बनूँ तो मुझे भगवान उस परिवार के खूंटे को बांधे। मेरे परिवार में मेरे फादर साहब और मेरे 5 भाई हैं। मेरे फादर साहब और मेरे दादाजी आज तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, आज वो प्रभु के चरणों में हैं, परंतु उसके बाद मतलब मेरे 5 मेरे फादर साहब और हैं, मेरी बुआएं हैं, सब हम लोग इकट्ठे रहते हैं और आज भी प्रभु की असीम कृपा है। आप बहुत ही समर्थ परिवार से आते हैं। हाँ, नहीं, भगवान ने शुरू से, मतलब मैं तभी कहता हूँ ऐसे परिवार में मुझे जन्म दिया है कि मेरे लिए जीते जी इस धरती पे स्वर्ग है। अच्छा, बचपन में पिटाई होती थी आपकी? वो तो अब वही बात है कि जी 5 माएँ और 5 बाप, ये नहीं पता कहाँ बारी आ जाती थी। सबसे पिटे हैं? हाँ, लगभग मेरे आप 2 भाई हैं, एक रविंदर है, आप 8 भाई हैं। वो नहीं, आप एक रियल ब्रदर, चलो 8 भाई। हाँ, 8 के 8 पिटे हैं। हाँ, कोई लाडला रहा हो जिसको नहीं मारते हो कि भाई नहीं इसको तो क्यों? लाडले तो माँ बाप के लिए सब है, मैं भी बहुत लाडला हूँ, भाई भी सारे लाडले हैं। सबसे ज्यादा कौन पिटता था, शरारती कौन था? देखो जी, बड़े की बारी आती थी, सच्ची बताऊँ। मतलब आपको सब वही है क्या भाई, तू, मैं नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ तो बड़े की बारी ज़्यादा आ जाती थी, छोटा होता फिर लाड होता है। लेकिन सही मायनों में जब हम बाप बने तो एहसास हुआ कि माँ बाप के लिए तो अपनी आंखें जैसे दोनों बराबर हैं। उनके 2 बच्चे हों, 3 हों, या मेरे फादर साहब और 8 भाई बहन हैं वो हों, उनके लिए सारी आंख अपनी बराबर है। माँ बाप के लिए किसी किस्म का कोई भेदभाव ना तो रहा है। और मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ना तो मुझे वो भाव मेरे सबसे छोटे चाचा में नजर आया, जो मेरा क्लासमेट भी है। आपके क्लासमेट आ मेरे रियल चाचा जी। और ना मुझे वो भाव मेरे फादर साहब में नजर आया, ना मेरे फादर साहब से छोटे जो मेरे चाचा जी हैं, जो मात्र उनसे 1.5 साल छोटे हैं। जो फिर एक जो तीसरे नंबर वाले चाचा जी मेरे, उनसे लगभग 5-6 साल छोटे हैं। जो चौथे नंबर वाले चाचा जी वो मेरे से उम्र में 10 साल बड़े हैं। तो मतलब हमें कभी ये भाव आया ही नहीं कि, मतलब उस भाव में ऐसा नहीं कि डांट फटकार में, उसमें हमें फ़ायदे भी बड़े थे उस बड़े परिवार के। कभी तो चाची जी ने जेब खर्च दे दी स्कूल में, तो कभी दूसरे चाचा जी ने दे दी, कभी तीसरे चाचा जी ने दे दी, तो कभी फादर साहब ने दे दी। ऑप्शंस होते थे। कहाँ तो महीने में एक बार जेब खर्च मिला करता था। अच्छा, आपके पिताजी 5 भाई हैं? 5 भाई हैं जी। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था आपको बचपन में? भाई सब सही लगा था, क्योंकि ये नहीं पता बारी कहाँ है। एक तो सरदार होता है ना, फिर भी उनमें नहीं, हमारे सारे ही सरदार से सभी दुलार करते थे। मतलब हमारा तो परिवार, मैं कहता हूँ इस मामले में, और आज भी हम, क्योंकि हमें दरअसल शुरू से ऐसी परवरिश मिली है कि ब्रेकफास्ट और डिनर, ये 2 टाइम तो हमें फादर साहब और के साथ, दादाजी और के साथ बैठ के खाना ही होता था। लंच टाइम बेट में भी मतलब सब अपने कामों में इधर उधर हैं, कोई खेत में है तो कोई दुकान पे तो कोई कहीं है, लेकिन ये 2 टाइम तो ऐसे थे। तो हमें डे शेड्यूल, नेक्स्ट डे शेड्यूल क्या होता है वो शेड्यूल मिल जाता था। सेकेंडली हमें ये भी रहता था, वो कहते थे कि जैसे ही बैठोगे संगति में वैसे आओगे पंक्ति में। तो वो हमें मतलब आधुनिकता के साथ भी जोड़ते थे, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ भी हमें बांधे रखते थे कि हमने तो तुम्हें जन्म दिया, हम तो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है उसको भी वही सम्मान दो जैसे आप हमें देते हो। तो उस संस्कृति का तो मैं तो ज़बरदस्त कायल हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि हम तो जीते जी इस दुनिया में स्वर्ग में जन्म लिया हमने। 12th के बाद आपने हायर एजुकेशन के लिए क्या किया? मैं तो प्रयास किया था, मुझे कहा था कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न बेटे आ गई तो मुझे शौक़ था कि जी मैं चंडीगढ़ पढ़ूंगा। जैसे करनाल शहर में था तो भैया तो चंडीगढ़ हूँ या मैं दिल्ली पढ़ूँ तो मैं चंडीगढ़ पढ़ूंगा। तो मुझे टारगेट दिया कि अगर तूने फर्स्ट डिवीज़न ले ली तो तेरा चंडीगढ़ एडमिशन करा दूंगा। मैं कहा जी ठीक है। तो मैं जी परमात्मा की कृपा रही, पढ़ाई में मैं शुरू से ठीक रहा हूँ, तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न भी आ गई। तो फर्स्ट डिवीज़न आई जब चंडीगढ़, मेरे एडमिशन्स के लिए भी येस हो गई, लेकिन आके छोटे चाचा जी ने मना कर दिया। तो मेरे फादर साहब ने और जो दूसरे नंबर वाले चाचा जी ने जो मेरे को येस की थी, तो तीसरे नंबर वाले चाचा जी ने मना करा कि नहीं भाई यहीं पढ़ना है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैंने, या मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाचा जी मैं फादर साहब से, बड़े चाचा जी से पूछ लिया था मुझे वहाँ करा दो। तो जो उनका फैसला वो सबका फैसला। तो हमारे यहाँ यही है कि जिसने जो फैसला लिया वो लाठर परिवार का फैसला है, वो नीलकंठ परिवार का फैसला है, हम सारा परिवार उसके पीछे चलते हैं। तो फिर मेरी करनाल एजुकेशन रही जी मेरी सारी। आपने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज के दिन कैसे रहे? अरे सर वो तो, क्योंकि हमारे, मैं यूथ की बात करूँ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। जवानी तो वाकई मत वाली। तो यूथ जो है बेसिकली वो एक रॉकेट है, उसको एक दिशा देने वाली बात चाहिए।
और हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि जब हम कॉलेज में भी थे तो हमें इस किस्म की परवरिश मिली कि सुबह उठ के कॉलेज जाने से पहले, आजकल तो बच्चे जिम जाते हैं, आजकल बच्चे रनिंग के लिए जाते हैं, हम लोगों को ये दिशा निर्देश थे कि हम सब उठ के पहले अपने खेत में जाते थे, काम करो। खेत में गए, अपना सारा अपने ट्यूबवेल्स वीबल्स का, या वो एक सैर की सैर होगी, काम पे ध्यान चला गया। क्योंकि फादर साहब या चाचा जी कोई साथ होते थे या उनके साथ जाना था, कभी इंडिविजुअल भी होता, लेकिन ये रूटीन था कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठो आप, और उसके बाद अब अपना सैर की सैर हो जाएगी, नीम की दातन तोड़ी और अपने सारे खेत में घूम कर आए, खेत का काम भी देख लिया, आके अपना नहाए धोए और अपना कॉलेज चले गए। तो ये शेड्यूल हमारा शुरू से रहा है। उस टाइम हम जिम नहीं गए, अपने खेत में चले जाते थे, आम के आम और गुठलियों के दाम, खेत का भी काम सीखने को मिल गया, अपनी सेहत भी कायम रह गई। आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल। मेरे आपकी धर्मपत्नी यानी भाभी जी क्या करते हैं? वो हाउस वाइफ हैं जी। हाउस मेकर है, ठीक है। आपके बच्चे? बिटिया ने मेरी राइट नाउ अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज से, एंड नाउ शी गॉट एडमिशन इन यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, फॉर मास्टर्स इन बायोफिजिक्स। मतलब आई एम वेरी लकी, मतलब कॉज ऑफ फैमिली मैं कहता हूँ, मतलब पता ही नहीं चला। मैं तो सही बताऊँ, व्यापार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने बच्चों को ऐसे बढ़ते देखा है, ऐसे नहीं देखा। परंतु उसके चाचे, उसके दादा, उसकी दादी, उन सब का इतना ज़बरदस्त हमें एक वो लगा कि मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए। और इस कदर जहाँ जिन इंस्टीट्यूट्स में दाखिले के लिए पेरेंट्स मेरे जैसे, आप जैसे गार्डियंस लाइन में लगे होते हैं, वहाँ बच्चों ने खुद मेहनत करके, मतलब मेरा सपना था कि शायद मेरे बच्चे वहाँ पढ़ें या सबके बच्चे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाएं ताकि उनको अपनी लाइफ के डू डोंट्स पता हों। तो लकीली वी आर द लकी वन बाय गॉड गिफ्ट कि भगवान ने हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया, ऐसे आगे हमारे बच्चे हुए कि आज बच्चों का एडमिशन मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हुआ है, जहाँ पे लोग एडमिशन्स के लिए लिटरली तरसते हैं। आपने नीलकंठ की बात की जी। नीलकंठ अगर जीटी रोड पे खासकर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा नाम है नीलकंठ स्टार के नाम से। जी। शायद ही कोई होगा जीटी रोड पे जो सफ़र करे जो आपके होटल को नहीं जानता होगा, हालांकि आप उसे छोटा सा ढाबा कहते हैं। जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, दरअसल हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी। ये आपकी फैमिली? हाँ, फैमिली, हाँ, ठीक, एंसेस्टर्स, ठीक है। ये हमारी एंसेस्टर्स पुश्तैनी एग्रीकल्चर लैंड थी, तो यहाँ खेती बाड़ी हम करते थे। तो मेरे फादर साहब के दोस्तों ने, उस टाइम ये हाईवे सिंगल ही हाईवे हुआ करता था, चलता तो था परंतु इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। मतलब मैं आपको बताऊँ, जब मैं साइकिल से स्कूल में जाता था, मेरे फादर साहब ने घर पे मोटरसाइकिल खड़ी रहनी मंजूर थी, मुझे कभी मोटरसाइकिल। कब की बात है ये? 95 में, ठीक है। 95 में इस हाईवे पे हल्की हल्की सी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ट्रैफिक का मूवमेंट होने लगा था। आई पास माई 10th इन 95 एंड माई ग्रेजुएशन कंप्लीट इन माई 2000 का मैं पास आउट हूँ ग्रेजुएशन से। तो उस टाइम पे तो वो मेरे फादर साहब के दोस्त हैं, वो आए कि भाई ऐसे ऐसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड इतनी अच्छी जगह पे पड़ी है मेन हाईवे पे, तो क्यों ना मैं एक ढाबा बना लूँ, कोई शोरूम बना लूँ। उस टाइम हल्का हल्का शुरुआत हुई थी, जैसे आप मूर्थल में बात करते हैं, मूर्थल का शुरू से एक नाम रहा है। एक हमारे यहाँ पे कंबोपरा में ऐसा सिस्टम था, हमारे करनाल लेक के आसपास ऐसा था। ऐसे 2-3 पॉइंट थे दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में, जहाँ पे ईटरीज का लगातार आहिस्ता आहिस्ता उद्यान हो रहा था। तो हमने यहाँ फिर एक छोटा सा ढाबा बना के और इसको किराए पे मेरे फादर साहब के दोस्त हैं उनको दिया था। तब तो मैं पढ़ ही रहा था या खेती बाड़ी कर रहे थे, ये था। तो टाइम के साथ 95 से शुरुआत हुई थी इसकी? ये 97 से 95 में आइडिया आया, तो फिर उसको बनाने में लगभग 2 साल लगे। तो 97 में फिर हमने इसकी ओपनिंग की और उनको किराए पे दिया, तो हमें किराए पे ही आता था। तो चांसली वो 2-3 पार्टनर्स थे जिन्होंने मिलके किराया था, बिल्डिंग हमारी थी, हमें सिर्फ फिक्स किराया मिलता था। एक ये जैसे देसी उसमें बात करूं, खासकर जाटों में आती है कि एक मशहूर है बात कि हमसे व्यापार नहीं होता। हम दरअसल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी यही था, हमारे परिवार को भी यही था कि तो सेठों का काम है। सेठ लोग बड़े पैशनेबल और वो बिजनेस ट्रिक्स को बड़ा अच्छे से जानते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन हमें सच में ये था कि जब हम खेती बाड़ी कर रहे थे तो यार कैसे होगा। परंतु चांसली और लकीली मैं कहूँ कि हमारे पास 1981 से हमारे पास कंबाइंस थी, जो हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 1981। आप कितने साल के थे? 2 साल मात्र। हाँ, जब मैं होश संभाली, मैं तभी कहता हूँ मैंने स्वर्ग में जन्म लिया है। जब मैंने होश संभाली भी है तो हमारे घर में चौपहिया वाहन भी था, हमारे घर में बाइक्स भी थी, सब चीज़ थी। ये बात अलग है कि जब तक मैं बालिग नहीं हो गया, 20 साल का नहीं हो गया, 19 साल का, तब तक मुझे मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती थी, मुझे साइकिल पे स्कूल कॉलेज जाना होता था। तो इतनी कुछ शक्ति भी हमारे ऊपर रखी है इंसान बनाने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ, माँ बाप तो हमारे भविष्य के निर्माता के वो कुमार हैं कि जब तक घड़ा पक के तैयार ना हो जाए, जब तक वो हमें हाथ भी लगाते रहते हैं, कभी मारते भी हैं, कभी प्यार से दुलारते भी हैं। माँ बाप तो वो भगवान है।
सबके जीवन में कुछ खास घटनाएं होती हैं, कुछ दिन होते हैं जो वो भूल नहीं पाता किसी न किसी कारण से। कोई दिन है आपके जो ज़िंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे? हाँ 3 जून 2002 का दिन है जी। मतलब कंबाइन पे मैं उससे पहले 1-2 बार जाना हुआ मेरा मध्य प्रदेश में और गुजरात में। तो यहाँ हमारे पार्टनर्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला रहता था। हमें मतलब वो ठेके वाली स्टाइल में कहा तो मंथली किराया था, हमें साल साल किराया नहीं आता था दुकान का, यहाँ ढाबे का किराया नहीं आता था। तो वो फादर साहब को मिले कि जी हमारा नहीं चल रहा है, पारिवारिक उनका पार्टनरशिप्स का भी डिस्प्यूट है, भाई आप हमारे पार्टनर आ जाओ। हाँ जी। तो वो जो फादर साहब के दोस्त हैं मेरे, वो मेरे लिए एज ए फादर ही हैं। मतलब मुझे नाम भी मैं लेता हूँ उनका बड़े फ़क्र से। वो उनकी हमारे करन गेट में दुकान हुआ करती थी फ्रेंड्स एंड कंपनी के नाम से। उस टाइम पे अगर आपको इंपोर्टेड वॉचेस भी कहीं अगर मिले, मुझे शौक तो वहाँ से आया था। स्विस की वॉचेस सिर्फ पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में, ओल्ड करनाल डिस्ट्रिक्ट में, मैं पानीपत की भी बात कर रहा हूँ, मतलब वहाँ भी कहीं अगर कुछ मिलती थी फ्रेंड एंड कंपनी से मिलती थी। राजन चाचा जी, राजन गुप्ता स्विस मेड आती हैं, हाँ वो सब नन्नू ताऊ जी थे, वो लेके आते। राजन चाचा जी बड़े अच्छा, उन्होंने मुझे वो 3 जून 2002 का दिन था जब मैं पहली बार नीलकंठ पे बैठा हूँ। तो एक किसान को व्यापारी बनने का वो दिन है जो मेरी लाइफ के मूवमेंट का दिन जो था। ट्रांजैक्शन आपने फेस किया, जो लाइफ का एक मैं कहता हूँ कि फेस चेंज होना, वो यहाँ था। और उस दिन जब मैं यहाँ के मतलब जब मैं आया तो मेरे लिए एक नई दुकान थी। तो मैं पहले दिन तो डर के मैं इस चीज़ से वापस चला गया था कि मैं परिवार में जाएगा, मैं पिताजी ये चाचा जी मेरे से नहीं, मतलब ये चढ़ने वाला, मगर यहाँ तो शराब भी आएगा, गाड़ी भी दे दें, कोई कुछ कर दे। और हम तो बड़े मतलब वो रहता है कि हमने आज तक कभी किसी को कहा ही नहीं, हम तो चाचा जी आए तो काका नहीं बोलते, चाचा जी बोलते हैं। तो हम वहाँ तो जी बड़े हालात ख़राब हैं। तो राजू चाचा जी भी बैठे, मेरे फादर साहब और सभी, वो कहने लगे बेटे चीज़ अपनी आज नहीं कल चलानी तो तुमने है, अगर तुम नहीं चलाओगे, कुछ नया नहीं सोचोगे, तो फिर तो खेत में भी कल डेली के डेली कुछ ना कुछ तो हर्डल्स रहते हैं। आपकी जो अपर जनरेशन है सपोर्टिव रही है, बहुत सपोर्टिव। आपके ऊपर ये नहीं रहा जैसे हमारी जनरेशन के ऊपर सरकारी नौकरी तैयारी कर ले? देखिए सरकारी नौकरी का कुछ तो हमारे यहाँ पे ना पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो कड़वी सच्चाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी, अगर हम पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, अगर हम इन 6-8 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप बन ही नहीं पाई, जिसकी वजह से हमें कभी ये लगता ही नहीं था कि हमें कोई सरकारी नौकरी जैसे में भी हमारे कुछ सिस्टम्स बन पाते हैं या हमें मिलेगी। हमारे ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सेल्फ मेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमें यहाँ से जो पॉलिटिकल सपोर्ट वो जो ना के बराबर थी। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स आती हैं, सभी चीज़ होती हैं, प्रोसेस सारे पूरे होते हैं, परंतु हमारे यहाँ की लीडरशिप न होने की वजह शायद हमें ये लगा कि हम पॉलिटिकल रूप से या सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण साथ साथ ये भी है, उसमें मैं तो अपनी भी कमी मानता हूँ। हमारे यहाँ पे जब मैं यूथ था, आज तो चलो बच्चे पढ़ने लगे हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों में यूथ में पढ़ने की भी जो मैं कहता हूँ जो इंटरेस्ट था वो कम परसेंटेज में था। अगर हम बात कर लें रोहतक की, सोनीपत की, जींद की, भिवानी की, यहाँ कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे पढ़ते थे। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे लैंड ऐसी थी, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग अच्छी थी और कल्टीवेटेड लैंड थी, तो जिसकी वजह से ना मतलब लोगों को लगता था कि नहीं यार हमारा बहुत है। यानी कि एक ये कारण मजबूरी नहीं थी कि रोटी कमाने के लिए नौकरी करें। हाँ, रोटी जमीन से मिल जाती थी, जमीन से मिल जाती थी। और मैं ये मानता हूँ जब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक आविष्कार नहीं होगा, यही एक कारण था। एक तो पॉलिटिकल अवेयरनेस ना होना तो एक फैक्टर मान सकता हूँ, साथ साथ खुद भी इंटरेस्ट उसकी तरफ नहीं दिया कि हमारे पास तो खेती बाड़ी की लैंड है, ये हम यहाँ से वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये एक कारण तो रहा है। आपके मन में शुरुआत में कब आई कि मुझे राजनीति में जाना है, और क्या कारण था वो आने का? हमारी यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, इसके साथ साथ मेरे फादर साहब ने हमारे होटल से बगल में यहाँ पे 2-3 एकड़ ऑन हाईवे, जब मैं मतलब यहाँ अभी ये बनाने की सोच भी नहीं रही थे फादर साहब, तो लगा मेरे फादर साहब के दिमाग में एक चीज़ आई, चाचा जी के दिमाग में, सारे परिवार के, कि कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, 5 भाई तो हम ही हैं और हमारे सब के भी आगे 2-2, 4-4 बच्चे हो गए, 7-8 हमारे ये हो जाएंगे, तो इनको कुछ ना कुछ तो सेटल करके देना है। जैसे अब बड़े शहरों में जाते थे तो उनके मान लो ये चीज़ रहती थी कि कहीं ना कहीं उनको कोई नया व्यापार करा दिया, कुछ ऐसे काम करा दिए, तो उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी। हमारी नई अनाज मंडी की ज़मीन एक्वायर हुई थी, सरकार ने एक्वायर की थी, वो सारा पैसा प्लस और बाज़ार से कर्ज उठा के हमने यहाँ ज़मीन खरीदी, हाईवे के फ्रंट की ज़मीन। परंतु अनलकीली जब वो ज़मीन, अब ये हमारी सारी ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली, और इस ज़मीन एक्वायर के बीच में
वो केस अभी हम 2019 में आके हाई कोर्ट से हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी डाला तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं है। जब वो केस हम हारे हैं तो उस दिन मुझे लगा कि हमारी पक्के मकान, हमारे पक्का जो मतलब 1937 के बने हुए भी जो हमारी चीज़ें थी, वो सब के सब सरकारी कर्मचारियों ने, और मैं कहता हूँ राजनीतिक कारण हुआ या क्या कारण हुआ, वो हमारी एक्वायरमेंट में चली गई। हम दर दर की ठोकरें खाते रहे, ज़मीन आसमान के, मैं खुले मंच से कहता हूँ, पता नहीं हमने किस किस को किस तरह से हमने पैसे दिए हैं, अंडर टेबल दिए या कैसे भी दिए। वकीलों के यहाँ हमने इतनी फीसें भरी हैं कि यार हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वो छोड़ दो। एक कंटेंट समझ आता था सरकार का कि यार विकास करने तो कैसे होगा, आज तक कुछ नहीं बना, जंगल बेयाबान है। परंतु हमने कहा कि जो हमारी पुरानी कंस्ट्रक्टेड लैंड है, ये 2006 में एक्वायर हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, आज तक कुछ नहीं हुआ जी। और 2019 में हम हाई कोर्ट तक केस लड़ते रहे हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी। मुझे लगा कि यार हम अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हम अपनी ज़मीन जो हमने, मतलब जब मैं बच्चा था कोई 12-13 साल का, उस टाइम पे हमने हमारी 10 एकड़ ज़मीन जो हमें एक्वायरमेंट के पैसे मिले थे वो लगा के और कर्ज उठा के जो ज़मीन हमने ली थी, हाँ, उन 2 एकड़ जितने में हमने खरीदे थे, आज उससे कम ज़मीन में कम कीमत में हमारे 23 एकड़ सरकार ने एक्वायर कर लिए, जो हम बचा नहीं। हमारे 6 एकड़ में यार्ड्स बने हुए थे। बैंक के छोटे भाई ने व्यापार शुरू किया था, हम बैंकिंग के साथ, उनके साथ हमने पक्के एग्रीमेंट किए हुए थे, कंस्ट्रक्टेड एरिया सब के सब एक्वायर कर लिए सरकार ने। ये 2000 कब की बात है? 2009 में उनका फाइनल ऑर्डर आया। कुछ हमारा रेजिडेंस छोड़ दिया, और रेजिडेंस भी बिना FAR छोड़ दिया। आप हुड्डा में भी मकान बनाते तो आपको बोलते कि अगर 70% आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 30% आपको आगे और पीछे आपको कॉरिडोर छोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल। और हमारे ऐसे है कि अगर हमारा गेट खुलेगा तो वो सरकार की ज़मीन में खुलेगा, कार तो हम बैक कर ही नहीं सकते। ऐसी कंडीशन इन्होंने हमारे साथ की है। ज़मीन आसमान का हमने पैसा दिया है, लैंड भी देनी कर ली थी, बाबा चाहे 1 किला 2 किला तुम ले लो, हमारी ज़मीन छोड़ दो। हम अपनी ज़मीन नहीं छुड़वा सके, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके। अच्छा, उसका एक कारण ये ज़्यादा रहा कि वो पुश्तैनी ज़मीन से जुड़ाव था, क्योंकि माँ बाप की और उनकी वो 100% भावनाएं जुड़ी हुई थी। जिस दिन हम हाई कोर्ट से केस आ रहे हैं 2019 में, सारे धक्के खा के परेशान हो गए। उस दिन मुझे मेरे फादर साहब और मेरे चाचा जी का शक्ल मुझे आज भी याद आती है। जब मैं घर गया, परेशान तो थे सारे। शाम का लगभग कोई 4 बजे के आसपास वो हमें मैसेज आया कि भाई चुनाव वो तो हार गए आप लोग, केस हार गए, ज़मीन तो सरकार को छोड़नी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने हमसे पहले में कब्जे में ले ली थी, 2006 में हमसे कब्जा ले लिया था। ठीक है। फिर हमने कहा कि यार अभी तो केस चल रहा है, तो 2009 में हमसे ज़मीन छुड़वा ली। तो दुख तो था, लेकिन एक ये थी कि कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं और हमारे पेपर जाएंगे तो हम केस जीत जाएंगे। ज़मीन हमसे 2009 में खाली करा ली, लेकिन 2009 में तो फाइनली हो गया कि अभी ये वापस आने वाली नहीं है, सिवाय पैसा उठाने के आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा। तो उस दिन मेरे फादर साहब ने कहा था कि बेटे सारी उम्र में आप लोगों के लिए उतना कमाया नहीं जितना गवा चले हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। तो यही कहा था मैं, पिताजी आप लोगों का आशीर्वाद। दर्द आता है कि जीवन भर जो कमाया और खासकर अपने बच्चों के हिस्से का किसी को ऐसे देना पड़ जाए मजबूरी में, और एक बेबसी की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, ये कारण रहे आपके राजनीति में आने की, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ जो हुआ उसको हुआ, कम से कम हम अब उस दर्द को तो समझेंगे। किसी का आशियाना कैसे उजड़ता है, किसी के व्यापार पे कैसे चोट लगती है। कमर की लाठी आदमी सहन कर लेता, पेट की लाठी सहन नहीं करता। अपने व्यापार को बचाने के लिए हमने पता नहीं क्या क्या ठोकरें खा रहे हैं, आज तक खा रहे हैं। अपने घर को बचाने के लिए हम आज तक ठोकरें खा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं आ रहा। और हम ये कहते हैं भैया हाथ जुड़वा लो हमसे, हमारे और पैसे ले लो, कम से कम हमारा घर, हमारा व्यापार, हमें तो कम से कम जीने दो, हमारा इतना बड़ा परिवार है। परंतु सरकारी अफसर आते रहे जाते रहे। मैं हर एक को नहीं कहता, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं उनको सिर्फ अपने से मतलब, अपनी जेब से मतलब, फालतू ने कुछ नहीं लेना देना, जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। जब तक दर्द खुद नहीं लगता ना, तब तक ये एहसास ही नहीं होता कि दर्द कितना है। घरोंडा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 101%। हाँ, ये बात पूछना चाहता हूँ। 101% चुनाव लड़ो। 2 तरह के नेता होते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। चुनाव आने से पहले सबसे बड़ी तो बात मोहित जी मैं दोहराना चाहता हूँ, हाँ जी, मैं नेता नहीं हूँ। मुझे आज भी जब सारे, आपने तो भूपिंदर कहा क्योंकि आपसे मेरा भी मिलना हुआ है, मैं कहीं जाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मुझे स्कूल में मेरे साथी पुकारते थे, मेरे आस पड़ोस के जो मेरे मामा के गांव के या मेरे करनाल शहर के मेरे पढ़ने वाले साथ, आज भी मुझे वो भूपी भाई कहते हैं। मुझे सब भूपी बोलते हैं। भूपिंदर नाम मेरा शायद मेरे व्यापार में आने के बाद तो चाहे किसी को पता चला हो, या मैं अपने होर्डिंग्स पे अब लगा देता हूँ भूपिंदर लाठर, लेकिन मुझे भूपी जरूर लिखना पड़ता है क्योंकि मुझे भूपी के नाम से रिकॉल करते हैं। मैंने देखा कई जगह आपके होर्डिंग गाड़ी के पीछे देखा था, तो भूपेंद्र लाठर भूपी लिखा हुआ उनके क्या मतलब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून होता है। मेरे पिता समान बुजुर्ग भी, मेरे साथी भी, मेरी छोटी बहनें भी,
बोला भूपेंद्र होगा, सबका हमारा तो भूपी है। उसमें जो वो अपनापन है ना, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, मुझे जोड़े रखता है उनसे कि मेरी इनके प्रति जवाबदेही बनती है, मेरे इनके प्रति वही लाड प्यार है जो एक भाई का, एक बहन का होता है। अगर टिकट, देखिए मैं दो तरह के नेता की बात कर रहा था। एक नेता वो होते हैं जो टिकट का इंतजार करते हैं, मिल गई तो लड़ लूंगा, नहीं मिली तो ना सही। दूसरे होते हैं वो लड़ने के लिए खड़े होते हैं कि अगर मुझे टिकट मिले या ना मिले, मुझे तो चुनाव लड़ना है। तो आप कौन से लोगों में आते हैं बताइए? मोहित जी, क्योंकि देखिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। आचार संहिता अभी अगर 3 बजे है, 3 बज के अगर 30 मिनट पे आचार संहिता लागू होगी और एसडीएम साहब ने कह दिया कि भाई 3:45 से मैं फार्म लेने शुरू कर दूंगा, मैं जाकर फार्म भर के आऊँगा। पहले मतलब आपने ठान लिया नॉमिनेशन करके आऊँगा, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मेरे ऊपर अपनी किस्मत आजमाएगी। पहले एक नेता का नाम आता है, हालांकि 3 बार वो चुनाव हार भी चुके हैं, उन्हें आपके शीर्ष नेतृत्व का बड़ा क्लोज बताया जाता है। तो आपको लगता है कि उम्मीद, क्योंकि हालांकि 3 बार हार चुके हैं, लेकिन क्या है, दोस्ती होती है, तो कहीं वो आपके आड़े ना आ जाए? देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी में मुझे सबसे बात अच्छी कांग्रेस की ये लगती है कि बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ा सुन के विचार करके करती है। आज तक मैंने ये चीज़ ठानी नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब हमने इस प्लान में 2019 के बाद जब हम वो कोर्ट का जब केस हारे हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। यार ऐसा मैं नहीं आ रहा, मेरे एक दोस्त भी जो मेरे स्कूल टाइम के साथी हैं, हम आपस में करते रहे। मैं कहा यार कब तक पीछे रहेंगे? जमीन तो औरों की भी एक्वायर हुई। हाँ, सबके साथ हुआ ऐसा। 272 एकड़ एक्वायर हुए हैं। 272 एकड़ में 2-3 तो हम ऐसे हैं जो कहते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। जो पीड़ा मेरी थी वो पीड़ा उस परिवार की भी थी, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। ना हमारे पास कोई पॉलिटिकल शेल्टर था, ना कोई हमारे यहाँ पे घर की कोई सरकारी नौकरी थी, कोई हमारा दर्द समझ सके। हमारे पास तो एक ही चीज़ बची थी, भाई जो हमारे पास जो नेक नीयत की कमाई है वो और ले जाओ, पर तो छोड़ दो। फिर भी नहीं बच पाया। तो उस दिन ये तय तो कर लिया था कि इस बार विधानसभा का कुआड़ जरूर खड़काऊंगे, ताकि अपनी बात बोल तो सके, लड़ तो सके। अपनी तो लड़ नहीं सकते, अपनी तो हार गए। कम जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे यूथ या जो दूसरे हमारे माँ बाप, उनकी लड़ाई तो लड़ सकें। और मोहित जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फील्ड की तो लड़ाई चलो भाईचारे की वजह से मैं लड़ी पाता हूँ, टेबल की लड़ाई लड़ने में यार को बड़ा मजा आता है। टेबल पर आज तक हार नहीं हुई और ना कभी होने दूंगा, क्योंकि गलत किसी का करना नहीं, ना किसी को इतनी ताकत आने देंगे कोई हमारा गलत कर दे। रही बात जो चुनाव हारने वाली, यहाँ से 6 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी आ रही है, 6 बार आ रही है। 6 प्लान लगातार, हर बार जोश जज्बे से लड़े हैं, लेकिन आंकड़ों ने साथ नहीं दिया। और आंकड़े कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं चुनाव लड़ूंगा 101%। मैं जीटी रोड बेल्ट की एक खास बात करता हूँ, आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ। पहले पंजाब में माइग्रेशन हुई जब दबा के, अब उसका एक भारी असर, छोटा नहीं बहुत भारी असर हरियाणा में हो रहा है। हर तीसरी जगह दुकानें खुल गई हैं। कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं। पढ़े लिखे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, उनको भी भेज रहे हैं। हमारे युवा, फर्स्ट थिंग दैट दे आर बेरोजगार हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। दरअसल मैं बताता हूँ आपको मोहित जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका सवाल आप 2 पैसे बताओगे, मैं 100 पैसे समझूंगा कि हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हाँ, वो जानना चाहता हूँ मैं। उस बेल्ट के हम लोगों के लिए क्या करोगे? हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। वो लोग आज अपनी पुश्तैनी जमीन, जब मुझे सरकार पे जाने में दुख हो रहा है, वो बेचारे अपना पेट कमर को लगा के मेहनत करते हैं। उनके माँ बाप अपनी जमीन बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। रोजगार नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है। आज देखो बाढ़ आई है, और बाढ़ में हमारा यमुना का लगता इलाका सारा बर्बाद हो गया। किसी की मकान डूबे पड़े हैं, किसी की फसल बोई बाई जामी फसल के ऊपर से पानी घूम गया। आज ऐसे हालात है। मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, लोगों को देखता हूँ प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय हूँ, लेकिन एक पीड़ा तो होती है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें शायद हम भी जिम्मेवार हों, हम मतलब एक आम आदमी, समझ गया, कहीं जिम्मेवारों की इंक्रोचमेंट्स होगी, कुछ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम भी लाचार है। सिस्टम बिल्कुल लाचार है। हमारी जमुना का कड़ा आज तक नहीं बना, वरना अब यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बन के आए, हमारे तो विधायक हैं, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के हैं। हमें लगा कि चलो यार यहाँ से एमएलए बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, एटलीस्ट हमारी इस बेल्ट का दर्द समझेंगे। लेकिन 9 साल हो गए भाई साहब, कोई सुध लेने वाला। यही सवाल था, आपके तो सीएम हैं सर। आज बाढ़ का पानी आए लगभग 6ठा दिन है आज। सीएम साहब ने आके करनाल में एक बार ये सुध नहीं ली कि भाई आपका जमुना के लगता इलाका लगभग हमारे 40 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर घरों में भी पानी है।
खेत में भी पानी है, डंगर ढोर जी गाय की राजनीति करते हैं, गौशाला से भी गौएं बह बह के अपने प्राण दे चुकी हैं। हमें कोई समझने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है। सीएम साहब तो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, क्या उनको, मैं मानता हूं प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं, सारा प्रशासन सर पे खड़ा था, और इसमें तो मैं भी कहता हूं राजनीति से परे हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो रिसोर्सेज हमारे बने हुए हैं पुराने, उन रिसोर्सेज को तो मेंटेन कर लो चाचा। वो रिसोर्सेज मेंटेन नहीं है, वही कारण है कि नदियों में ना बह के सड़कों पर चल रही है, पानी नालों में ना बह के घरों के मकानों में बढ़ रहा है, पानी खलासियों से, रजबायों से और मुगल कैनाल से ना बह करके किसान के खेत में जा रहा है। ये सिस्टम का कोलैप्स नहीं है। मैं इसमें सारी जिम्मेवारी सरकार को भी नहीं देता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जैसे हम बैठते हैं कि हमें जो जनता की जवाबदेही है अपने कर्तव्यों के प्रति वो भी पूरी करनी चाहिए, परंतु जो चुने हुए लोग हैं उनकी जो जवाबदेही है जनता के प्रति वो भी पूरी होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए। आज गांव में कोई सरपंच भी बनता है, मैं तो आज गांवों में जा रहा हूँ, मैं यूथ से पूछता हूँ, मेरे पिता समान बुजुर्गों से पूछता हूँ, भाई आपने मेरे को वोट दे दी, सपोज सरपंची में दे दी, आप क्या चाहते हैं, आप अपने सरपंच से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम करें? आप एमएलए से क्या सपोर्ट मांगते हैं, आप एमपी से क्या सपोर्ट मांगते हैं? कोई थाने तहसील के फोन से तो काम नहीं चलता, काम तो रोजगार से चलेगा। आज हमारे यहाँ का हर तीसरे घर का बच्चा आज विदेश जा रहा है जमीन जायदाद बेच के। कारण क्या है? मैं उन लोगों से मिलता हूँ, मैं उन भाइयों से मिलता हूँ, और जो अभी जाने के लिए लाइन में, मैं उनको ये भी प्रार्थना करता हूँ जिन देशों में आप जाते हो, जाने की सोच रहे हो, मेरे स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मेरे अंदर ये एहसास था, ये पीड़ा थी, क्या ये नेता, ये अफसर, ये विदेशों में जाते कुछ देख के नहीं आते क्या देश में क्या हो रहा है? जैसे ही मुझे भगवान ने समर्थ बनाया अपनी नेक नियत की कमाई से, पिताजी के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के परिवार के आशीर्वाद से, मैं सबसे पहले उन देशों में जाके आया। कैसा क्या काम है यार? जब उनके वहां के जाके सिस्टम देखे तो लगा ना तो वो हमारे पर गलत राज करके गए, और उनके सिस्टम क्या, आज उसी क्वालिटी लाइफ के लिए हमारे आदमी वहां भाग रहे हैं, हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं। ये सिस्टम सरकार बना सकती है। यहां रोजगार ना होना, लेकिन लोग, बच्चे बहुत सारे डोंकी के नाम से फेमस है कि आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो ना, उसमें जान की कोई सेफ्टी है कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। इतना रिस्क लेके कोई ग्रेजुएट लड़का अपनी जमीन बेच के 2 नंबर से अपनी जान का एक तरह सौदा ही करके जाता है, वो बिल्कुल सौदा है। और वहाँ करता क्या है? बात यह है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप कहीं झाड़ू पोछा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्वालिटी लाइफ के नाम पे आपके स्वाभिमान को ढेर कर देते हैं। एग्जैक्टली आदमी यहाँ से जाता है क्वालिटी लाइफ के नाम पे, लेकिन उस बेचारे को, मैं फिर कहता हूँ, यूथ एक वो अश्व है, एक वो घोड़ा है जिसको दिशा की जरूरत है। इस बेचारे की नीयत माड़ी नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में अपना साथ दे सकता है, परंतु यहाँ बेरोजगारी है, रास्ता नजर नहीं आ रहा। यहाँ से जाता है बड़े सपने को लेकर के, वहाँ की असलियत पता नहीं है, वहाँ जाके फिर होटल रेस्टोरेंट्स में काम करेंगे बेचारे, या सफाई कर्मचारी का भी काम करेंगे, या कहीं सड़क के किनारे, जैसे हमारे यहाँ पे माइग्रेट लेबर आती है बिहार से, हम देखते हैं वो सड़क के किनारे सड़क बनाने का काम कर रहे होंगे। मेरी सरकार से सबसे पहली दरख्वास्त है, ऐसा कोई देश नहीं जिसकी एम्बेसी हमारे देश में ना हो, बिल्कुल, और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे हमारे देश की एम्बेसी ना हो। क्या हम उनसे डाटा नहीं ले सकते कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो किस किस्म की चाहिए? आपको ऑटोमोबाइल्स के इंजीनियर चाहिए, आपको आईटी के बच्चे चाहिए, आपको नर्सिंग के बच्चे चाहिए, आपको किसके बच्चे चाहिए? लाइसेंस देती है भारत सरकार। आज मेरे ख्याल हमारे हरियाणा और पंजाब में मिला के चलो तो शायद 50-100 लाइसेंस होंगे। दुकान देख लो, एक शहर में, एक छोटे कस्बे में 150 खुल रही होंगी। अगर आप उनको लाइसेंस दे दोगे, सपोज आप ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर हो, ऑस्ट्रेलिया से पता लग गया कि यहाँ पे आईटी को नर्सिंग के बच्चे चाहिए, हमारी ये डिमांड है, आप वो डिमांड अपने लाइसेंस शुदा, लाइसेंस पे आप शराब बेच सकते हो, लाइसेंस पे आप बच्चों का भविष्य सेट नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग का मतलब यूज होता है लेकिन मिस यूज हो जाता है। अगर वो लाइसेंस के जो उनको वो लाइसेंस दे, पता लग जाएगा हमें इस देश में इस क्राइटेरिया के बच्चों की जरूरत है। ये नहीं कि एक कंप्यूटर साइंस किया हुआ बच्चा और गाड़ी वॉश कर रहा है, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा होटल में बर्तन उठा रहा है, यानी कि जो पढ़ाई है, एक नर्सिंग किया हुआ बच्चा, नर्सिंग की तो फिर मैं कहता हूँ आफ्टर कोविड डिमांड आ गया आजकल। जैसे मैं अभी लास्ट ईयर में ऑस्ट्रेलिया गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे पहले मैं इंग्लैंड गया था, तो नर्सिंग की डिमांड हर जगह आ गई। लेकिन नर्सिंग करने वाले बच्चे कितने हैं? हमारे यहाँ एलटी किए हुए बच्चे यहाँ नंबर वो डीसी रेट जिसको बोल देते हैं, कौशल योजना में सिविल हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, कभी भी उनको उठा के निकाल देते हैं। इनको कदर ही नहीं है, यूथ की कदर ही नहीं है। मैं तो यूथ को, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जो जा रहे हो, तुम ये बताइए आप क्या सोचते हैं, हम वो अप्लाई यहाँ करेंगे। आज किसी गाँव में चले जाओ, पानी की निकासी नहीं है,
उनके घर के बाहर ऐसे ढेर लगे पड़े हैं और वहाँ जाते हैं, उनके घर के बाहर फर्स्ट क्लास पार्क मेंटेन हुए पड़ते हैं। उनको लगता है यार पता नहीं क्या है, जाते तो वही सपने को लेकर के हैं, लेकिन जाके अपने सपने बेचारे सिर्फ मेहनत इतनी करते हैं ये बच्चे हमारे, आप पूछिए मत। मैंने 2-2 रातें जागते हुए देखा है बच्चों को, बिना रोटी खाए। यहाँ रोटी के बिना 3 टाइम माँ जीने नहीं देती, और वहाँ बेचारे 3-3 दिन ब्रेड से गुजारा करते हैं। इतना यूथ हमारा हिम्मती है। आप अगर घरोंडा हल्के से चुन के आते हैं और सरकार आपको कोई अच्छी पद देती है, कुछ ताकत देती है, तो युवा के लिए, यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जिस क्वालिटी लाइफ के लिए वो वहाँ जा रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आज भी सभी यूथ को मिलता हूँ, छोटे भाई आप बताओ मुझे क्या करना है, आप मेरा साथ दे दो, आपकी आवाज़ बनूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपके मन में भी वो पीड़ा है जो मेरे मन में है। मुझे भी पता आपका वो एहसास है कि आप भी चाहते हो कि आपके माँ बाप को अच्छा जीवन मिले, वो बेचारे यहाँ ऐसे माहौल में ना रहें जहाँ घर के बाहर सुबह पता लगे कि पानी खड़ा हो, जहाँ घर के बाहर सुबह पता हो कि कोई कूड़ा जुड़ने वाली आए ही नहीं, जहाँ ये नहीं पता कि सुबह उठ के पिताजी मैं क्या करूँ, मैं किस काम पे जाऊँ, वहाँ काम ही नहीं है। आपको बोझ नहीं बनना माँ बाप का, आपको सहारा बनना है माँ बाप का। उस सहारे के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, किस किस्म की शिक्षा व्यवस्था हो, और अगर आप बाहर भी जाओ, मैं ये नहीं कहता बच्चे जो बाहर जा रहे, यहाँ जिस दिन हमारे यहाँ से मोहित जी बच्चे बाहर जाते हैं, गाँव में बम पटाखे बजते हैं, जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट किया हो। मैं मानता हूँ वो अचीवमेंट है, बच्चा विदेश चला गया, लेकिन सच बताऊं यहाँ तो परिवार खुश होता है कि हमारा बच्चा विदेश गया। उससे पूछो बेचारे को, रोटी खाए वो ब्रेड से गुजारा करता है, और अगर किसी के माँ बाप का लाडला जो घर रोटी के ऊपर इतनी टिंडी की रख के इतना इतना खा जाता है। मैं कहता हूँ माता को ये बताना पड़ता है, माँ मैं मोहित के घर गया था, मैं रोटी खा के आया हूँ, बोला मुझे नहीं पता, मेरे हाथ की खा, चाहे एक खा ले, चाहे एक खा ले। हमारा वो दुलार है। यहाँ तो 3 टाइम रोटी खाते हैं हरियाणा वाले, और 10 टाइम तो दूध पीते होंगे, और वहाँ हम ब्रेड पे गुजारा करते हैं हमारे बच्चे। और ये भी हो सकता है कि बेचारों को ब्रेड भी टाइम पे ना हो। ऊपर से कारण ये, कई तो माँ बाप का अकेला लड़का है, वही गया हुआ है। अब इस उम्र में जब उसको सहारा बनना चाहिए, वो सहारा, ये नहीं कि वो बनना नहीं चाहता, ये भी खास बात है, लेकिन उसे पता है कि माँ बाप का असली सहारा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर बन सकता है ना, आदमी अकेला नहीं बन सकता। तो उसकी भी तो देखिए, माँ बाप की भी मजबूरी। साहब मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबी। आदमी गरीब ना हो, भगवान किसी को गरीब ना रखे। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मैं अमीरों से जड़ता नहीं हूँ, लेकिन गरीबों के ऊपर मुझे दया भावना पड़ी आती है। भगवान ना करे परिवार में कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे परिवार पे कोई आफत आ जाए, भाई साहब उनको जगह नहीं मिलती। और उस टाइम पे जो बच्चे बेचारे डोंकी में गए हुए हैं, वीडियो कॉल पे रोते हैं कि मेरे माँ बाप की मदद कर दो। और जो बेचारे यहाँ पे हैं, जो विदेश नहीं जा सकते, वो ये कहते हैं मैं कहाँ लेके जाऊँ मेरे माँ बाप को। माँ बाप ही भगवान है यूथ के लिए। मैं यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरे को सिर्फ आवाज़ देना, आपका भाई आपका अगली तरफ खड़ा मिलेगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या। अगर उसकी लड़ाई ना लड़ूं फिर कहना। आपको लगता है भूपी भाई गलत है, सबसे पहले मुझे एक साइड कर देना, लेकिन तुम्हारी आवाज़ उठाता रहूँगा 101%। क्योंकि तुम यहाँ से माँ बाप को छोड़ के ज़मीन जायदाद बेच के कोई शौक में नहीं जा रहे, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए जा रहे हो। उन जिम्मेवारियों के प्रति क्या जवाबदेही जनता की और क्या जवाबदेही सरकार की और प्रशासन की होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। ना उठाऊं तो फिर कहना, ना पूरी कराऊं तो फिर कहना। आपने अब तक का जो सफ़र राजनीति का रहा है जी, अब तक का ज़्यादा, क्योंकि आप एक्टिव अभी रिसेंटली हुए हैं, क्या? नहीं, वैसे तो मैं देखिए 2009 में, हाँ, जिस दिन हमसे ज़मीन का कब्जा गया, हाँ जी, अप्रैल में 2009 में हमसे ज़मीन सरकार ने आके प्रशासनिक हमले के बाद छीन ली। सरकार और प्रशासन बड़ी चीज़ होते हैं, और हम शुरू से वैसे अल्लड़ लोग नहीं रहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं, कोई मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो हम उसकी मान जाते हैं। सरकार आई, ज़बरदस्ती करने लगी, हमने कहा जी ठीक है, हमने ज़मीन दे दी। जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके पास कानून की किताब थी, अब कानून तो हमें सबको मानना पड़ेगा। हमने ज़मीन दे दी। उसी दिन से एक जुनून तो चल रहा था कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन, हमारी मेहनत की ज़मीन, हमारी मेहनत की कमाई की चीज़ हमसे एक बात मन सिस्टम ने छीन ली। एक मन में आई, आप तो एक समृद्ध परिवार से आते हैं ना, अच्छा भरा भूला परिवार है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन आप सही रहे हैं। उनका क्या होगा जिन बेचारों के घर में फूटी कौड़ी तक की दिक्कत आ जाती है? उनकी भी तो जमीनें गई, वो आपने तो वकील तो किया ना आपने। उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो वकील भी कर सकते थे, हम तो आज आ भी सकते थे, हम तो आप जैसे भाइयों के सामने भी बैठे हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं, हमारे साथ तो होगी। उनका क्या, जिनकी बेचारों का कुछ भी, जो लड़ भी नहीं सकते।
लोग सुसाइड करते हैं भाई साहब, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बीमारी चिंता चिता का विषय बन जाती है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सिस्टम में हैं। किसी के साथ किसी किस्म की कोई इस किस्म की धोखाधड़ी तो हो ही ना। खाली जमीनों को तो इन्होंने छोड़ दिया, और जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो हरे भरे जितने सब के व्यापार थे, उनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जा लिया। ये क्या तरीके हैं? उसके ऊपर करीब 15-16 साल, 15-20 साल के करीब हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है सर। 18 साल हो चुके हैं। हाँ। कायदे से तो 2006 से आज 23 साल, 24 आ गया, समझ लो 23 आ गया। हाँ। तो 17 साल हो चुके हैं। क्या मतलब बनता है? कोई कंस्ट्रक्शन, हमारे पैसे नहीं आए जमीन के, मूल दिया है, ब्याज आज तक भी नहीं आया। इतने साल आपने हमारी जमीन रखी है, अच्छा, तो आज तक हमें पैसे नहीं मिले। आप कहीं किसी का प्लॉट लेने जाओ, रजिस्ट्री तभी होगी जब आप पैसे दे दो, पूरी पेमेंट हो जाती है तब। हाँ, पूरी पेमेंट हो जाती है। हमें पेमेंट आज तक नहीं मिली, जमीन सरकार के पास है। तो सरकार की धक्का चाहिए, चल सकती है ना। जिसके हाथ में ताकत है वो अपनी मर्जी से, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। हाँ, और हमें यही चीज़ नहीं होने देना। हमें ये चीज़ करनी है, सबका साथ सबका विकास, किसी का नजायज ना हो, किसी के साथ गलत ना हो जाए। एक पॉइंट बोला आपने कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप। मेरी कुछ उसके ऊपर एनालिसिस है कि आपका एक बंदा जॉइंट फैमिली है। मैंने नोटिस किया है जिस परिवार में पैसे की कमी होती है, आर्थिक दिक्कतें आती हैं, वो परिवार कभी इकट्ठा रह ही नहीं सकता। परिवार टूट जाता है पैसे की कमी की वजह से। भाई आपने ये कोई नई बात तो ऐसी बात नहीं बोल रहा है कि जो किसी ने सुनी। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कारण क्या होता है? आखिर में मोस्टली फाइनेंशियल रीजन। हमारी हरियाणा की एक कहावत है कि टोटे में सबका जूत बजे। ये सच्चाई बात है, लेकिन सही बताऊं, भगवान ना करे नुकसान हो गया, मैं कहूँ परिवार में मैं काम करता हूँ, मेरी वजह से ही हो गया, भगवान ना करे हो गया, किया तो नुकसान के लिए नहीं था कम से कम, परंतु नुकसान हो गया। उस टाइम पे अगर एकजुटता होगी परिवार में, तो आप बड़े से बड़ा नुकसान, बड़े से बड़ी समस्या झेल जाओगे। हमें वो जो मूल मंत्र है ना, उसने हमें जीता रखा है, वरना परिवार में तो हमारे भी। अच्छा, आपकी जो ये सोचने का तरीका है, इसके पीछे एक असली किसके ऊपर ज़्यादा गए हैं? माँ का ज़्यादा असर है या बाप का ज़्यादा असर है? आपकी जैसे प्रिंसिपल सिद्धांतों की बात आती है, सोचने का तरीका आता है, एक सिंपैथी और एम्पैथी की बात आती है, तो किसकी तरफ ज़्यादा है कि मतलब किसके गुण ज़्यादा हैं आप में? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं अपने टीचर्स का भी मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। जो आपका अध्यापक भी है ना, वो भी बेचारा माँ बाप से कम नहीं है। मैं अपने अध्यापकों की बहुत ज़्यादा इज्जत मान करता हूँ, उन्होंने मेरे भविष्य को बनाया है। हम घर में हम सारे मिला के मान लो हम 6-8 भाई हैं, 3 हमारी बहनें हैं। जिस दिन घर की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी होती थी ना, मम्मी चाची जी ये क्या करते हैं, आज तो बच्चों की छुट्टी, आज ये कुछ नहीं करने देंगे। आम घर में हम देखते हैं कि 2-2 बच्चे हैं, बोले छुट्टी आज तो कुछ नहीं करने देंगे, स्कूल भेज के बोले आज हमारे काम हो जाएंगे। वो देखो एक टीचर बेचारी एक क्लास में 30-30, 40-40 बच्चों को संभालती है, और सबका IQ अलग है, सबके माँ बाप अलग है, कोई किसी का भाई बहन नहीं, कोई किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, वो फिर भी उनको संभालती है, पढ़ाती है, उनको समाज में मुख्य धारा में भी लेके आती है। टीचर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो हमें इस किस्म से उस मिट्टी में डालते थे। माँ बाप के साथ साथ उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी स्कूल में एक प्रेयर हुआ करती थी, देव शिवा वर मोहि ही है, शुभ कर्मण से कबहू न डरो, जब चाहे जा लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। कब याद किया था आपने? स्कूल में मेरी प्रेयर थी। मैं स्कूल पूरा याद आपको? हाँ, पूरा याद है। तो उसका एक जो एक लॉजिक है ना, उसके पीछे बड़ा कुछ है भाई। जो आजकल ये धर्म पे जाति पर लड़ते हैं, किस लिए? भगवान, अल्लाह, बाबा नानक, गॉड सब एक है। सही मायनों में तो माँ बाप ही भगवान है। जो जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, वही आपका भगवान है, वही पालनहार है। वो सब एक हैं। देव शिवा बर मोहि, वो सब एक हैं। शुभ कर्मण से, अगर आपको शुभ काम करना है, कभी ना डरो, जब चाहे जा लड़ो, कैसी मुसीबतों से भिड़ जाओ, निश्चय कर अपनी जीत करो। जीत आपकी निश्चित होगी अगर आप शुभ कर्म पे हो। और अगर भगवान ना करे आप गलती पे हो, तो हाथ जोड़ के माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं, माफ करने वाला सदा बड़ा होता है। भूपी भाई, आपको अपने खुद की क्या ट्रेट या कोई ऐसी हैबिट कौन सी लगती है कि जिसको आपको खुद के ऊपर गुरूर, हाँ ये मेरे अंदर एक अच्छाई है? मैं गुरूर तो नहीं, लेकिन आपको नहीं, गुरूर तो इंसान में कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों मान? हाँ, मैं जब खेत में आया करता था ना अपने दादाजी के साथ, जैसे आगे तो फसल में हम जैसे दादाजी के साथ खेत में घूम रहे थे, बोला बेटे फसल बढ़िया होनी चाहिए। कोई लड़की सी कमजोर रहेगी, उन्होंने नौकर को बुलाया, बोला बेटे इसमें खार का कट्टा और मार। तो चाचा जी या फादर साहब कहते थे भाई पिताजी फसल तो ठीक खड़ी, बोला नहीं फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें और खार का कट्टा मारिए, इसकी और ज़्यादा केयर करे, इसमें पानी दे, इसमें अगर कोई खरपतवार होगी उसको नड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन फसल बढ़िया होनी चाहिए। तो मैं छोटा था, बाबा जी
बाबा जी क्या करता था, मैं दादाजी को, मैं बाबा जी जब ठीक है तो बोले नहीं बेटे, फसल सदा अच्छी होनी चाहिए, और फसल होकर सड़ जाए, राजा होकर मर जाए, कोई गम नहीं, कम से कम आपकी नीयत तो ठीक है, आपका टारगेट तो है। हाँ ठीक है, ठीक। भाई आपने फसल को शिद्दत से किया ही नहीं, बोले यार कोई बात नहीं हो जाएगी, तो वो होने की नहीं। 100 चक्कर खेत में मारो तब जाके फसल एक बार सोचती है कि मैं आपकी बनूं। बच्चों की तरह पालनी पड़ती, बच्चों की तरह पालनी पड़ती है। अगर आप अपनी ऐसी दुकान है, अगर आप दुकान पे जाओगे, उसका रख रखाव रखोगे, आपके ग्राहक आने वालों का रख रखाव रखोगे, तो अपने आप आपको फर्टाइल। ये मानते हैं आपके माँ बाप से आपको बड़ी अच्छाई मिली, जिसको बहुत मानते हैं, हाँ, ये बहुत मेरे अंदर। मैं इसी करके, मैं किसान का बेटा हूं, तो ये कहते हैं भाई फसल हमने कर दी, अब जैसे आपदा आ गई, हाँ। फसल तो कर दी थी ना, आपदा आ गई कोई बात नहीं, मतलब आपने अपना कर्म किया, कर्म किया है, कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा नहीं यार बारिश आएगी छोड़न क्यों लगानी है, मैं तो ऐसा सही नहीं है। बताऊं, आजकल अपने में जैसे गाँवों में जाता हूं, अपने आसपास बैठता हूं, हमारा यूथ जो हमारी जनरेशन के बाद का यूथ है, हम बेसिकली किसान लोग हैं, हमने अपनी मैक्सिमम ने जमीन 50% ने 60% ने जमीन ठेके पे दे दी। शहरों में बैठे दफ्तर खोल के फाइनेंस कंपनी, यार किसान तो अपने आप टोटे मर, हम फाइनेंस कंपनी खोल रहे हैं, ये तो बैंकों के सेठों के काम है। मैं अपने सारे यूथ को प्रार्थना करता हूँ, भाई चाहे किसी के 2 किल्ले हो, चाहे किसी के 1 किल्ला हो, चाहे किसी की 1 दुकान हो, अपने काम पे जरूर जाओ। पैसा बचे ना बचे एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसा बचे ना बचे पैसा कमाने की ललक मिलेगी, पैसा बचे ना बचे आप अपने आप का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक स्वाभिमान बढ़ता है ना कि मैंने, स्वाभिमान बढ़ता है कि मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ मेरा परिवार भी करेगा, मेरा समाज भी करेगा, और मेरा सर्वांगीण विकास होगा। अपने काम से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म बलवान है, कर्म भगवान है। मैं तो सारे यूथ को प्रार्थना करता हूं। चलो एक राजनीतिक सवाल मेरे मन में आ गया। हाँ बिल्कुल। कल परसों की बात है, एक जेजेपी के एमएलए साहब बारिश की वजह से किसी गांव में गए थे, तो ये हमें सुनने को मिल जाता था कि भाई उनको गांव में आ गए तो पीटा जाएगा, लोग कह देते थे कि इनको डंडे मार के भगा जाए, ये सिर्फ एक सिंबलिज्म था ना कि किया जाता था। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने एमएलए साहब को मीडिया के सामने, पुलिस के सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बिल्कुल गलत किया। क्या? हाँ यही जानना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मारना क्या मतलब बनता है? देखो वो मेरी माँ बराबर है जो बूढ़ी औरत है, तो लेकिन इससे उनके संस्कारों का पता लगता है। मारना क्या मतलब बनता है? अगला अगर एमएलए बन के आया तो चुन के आया है, आपको नहीं, लोगों ने तो बनाया उसको। हाँ, आपको नहीं पसंद, या आपका कोई राजनीतिक द्वेष है, आपका कोई सामाजिक द्वेष है, इसका मतलब आप उसको मारोगे? बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं जानता वो उन विधायक जी का नाम, वैसे मैंने परसों सुना था, वो महिला कौन है, परंतु ऐसे व्यक्तियों का, ऐसी महिलाओं का समाज में कट्टर विरोध होना चाहिए कि आप मर्यादा कम से कम पार ना करें। जिसको आपने थप्पड़ मारा है, जिसको आपने मारने की कोशिश की, वो भी तो किसी का भाई, किसी का बेटा है, उसकी भी तो कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा है। आप राजनीति की लड़ाई लड़ो, राजनीति कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। आपको लगता है कि आपके विचार ये नहीं सुन रहे, बदल दो ना। 2019 में आपने उनको चुन के लाया, अगर नहीं पसंद है तो 24 में बदल दीजिए। 24 में बदल दीजिए। मारने क्या मतलब बनता है? मारना तो गलत बात है, ये गलत प्रचलन है। मैं कई बार देखता हूँ चुनाव में, कई बार हमारे साथी, जैसे मान लो मेरी जेज तो यहाँ से एमएलए भी, हम जाते थे, हमारे वर्कर बोला भाई साहब उनके नहीं जाना, हमें तो फला फला पार्टी के हैं, वो तो उस बीजेपी के हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं, वो बसपा के हैं, वो उसके हैं। मेरी बात सुनो भाई, हैं आपके गाँव के? बोले जी बिल्कुल है। सबसे पहले हमारा गाँव, मतलब सबसे पहले हमारा, उसके बाद पार्टी के हैं किसी, सबसे पहले हमारा समाज और हमारा भाईचारा। ये पार्टी आएंगे, राजनीतिक लोग आएंगे, लड़वा के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ना। जिस दिन चुनाव होगा उससे अगले दिन वैसे ही सूरज निकलेगा, वैसे ही सब कुछ होगा। काम आएगा तो भाईचारा, भाईचारा मजबूत रखो, किसी का बुरा ना करो। आप किसी का बुरा करने चलोगे तो मेरे से आज लिखवा लो, आपका बुरा होना तय है। बुरा नहीं करना, कोई बुरा करता है भाई हाथ जोड़, रास्ता अपना दूसरा अपना ले। ये तो कोई जरूरी नहीं है आपको सब आपकी विचारधारा से परिचित होंगे। अगर नहीं कोई हो तो अपना रास्ता बदल लो। भूपी भाई जी, हम ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा से खासकर, जहां पर औरतों के अगर अधिकारों की बात की जाए, देखिए पैसे के मामले में हम अग्रणी राज्यों में आते हैं पूरे भारत में, कि वी आर कैपेबल, स्टिल वी आर कैपेबल। हम बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड उन श्रेणी में तो आज भी नहीं आते। लेकिन अगर औरतों के अधिकारों की बात की जाए, उनको बराबरी और समानता देने की बात की जाए, तो हम बहुत पीछे हैं। और ये मैं यानी कि पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जनरली हम बहुत नहीं है। उस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, या फिर उसे सुधारने की जरूरत है भी या नहीं? देखिए, कुछ तो ज़रूरतें हैं और कुछ पे लगाम भी लगनी चाहिए। जैसे कि कुछ ज़रूरतें ये हैं, बेटी मान है, बेटी अभिमान है, बेटी ही शान है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन कुछ जो आधुनिकता की तरफ जा करके, मैं किसी के पहनावे पे किसी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम अगर कोई बेटी ब्याह करके अपने अगले घर जाए, जिस तरह से वो अपने माँ बाप की इज्जत करते, उसका फ़र्ज़ बनता है आगे जाके भी उस माँ बाप की भी वैसी इज्जत करे। जाति इंडिविजुअल बर्तन धर देने, अपने डोबरे धर देने, वो गलत बात है। राजनीति में मुझे पता है इन शब्दों की कोई जगह नहीं है, परंतु समाज में और परिवार में जब बैठते तो लगता है कि जैसी बेटी हमारी प्यारी वैसी वो, ऐसी उन माताओं के प्रति भी है। पहले सुनता था मैं, पहले तो मतलब भाई सासू ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया। आज की डेट में भी ये हालात बढ़ते जाने लग रहे, परिवार नहीं बन पा रहे, परिवार टूट रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारे संस्कारों की कमी है। उसका भी क्या कारण? हम मोबाइल को तो ज़्यादा समय दे देते हैं। क्या हमारी बहनें बेटियां हमारी चाची ताइयों के पास, बुआओं के पास बैठती हैं? अपने अपनों को नहीं देते समय। हम मोबाइल को तो ज़्यादा समय दे देते हैं। क्या हम अपने चाचे ताऊ दादा पड़ोस के चाचा के पास बैठते हैं? अगर बैठेंगे तो पता चलेगा ना। आपकी पत्नी का क्या नाम है? श्रीमती ज्योति देवी। झगड़ा हो जाता है कभी? क्योंकि आपने संस्कारों की बात की तो मेरा मन किया थोड़ा टटोल लेता हूँ। देखो, वैसे तो झगड़ा नहीं होता, परंतु सच्ची बताऊं, छोटे मोटे बर्तन तो खड़क जाए, कभी मन कर डाका, वो तो चलिए अलग चीज नहीं, परमात्मा की कृपा है। छोटी थोड़ा बहुत वो तो चलिए, एक दूसरे के साथ आपने पूरा जीवन बिताना है, वो तो जरूरी भी है, लेकिन एक एक्सट्रीम जिसे झगड़ा कहते हैं ना, मारपीट वाला। ना 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 ना, परमात्मा की कृपा है। 23 साल हो गए, कभी नहीं। 23 साल मेरी शादी न हो गए, सवाल ही पैदा नहीं। ये आंकड़े हैं, हर दूसरे घर में हरियाणा में औरत किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित होती है, चाहे उसके साथ भाई साहब आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। हमारे परिवार में तो हमने एक चीज़ देखी, हम तो, मेरे पिताजी और भी थे, आगे 8 भाई हम, 8 में से 6 मैरिड हैं। हम तो किचन में नहीं झांकते और वो बैठक में नहीं झांकते। बैठक में क्या फैसला लेना वो हमने देखना, किचन में क्या बन रहा वो उन्होंने देखना। थाली में जो आ गया हमने खा लिया, बैठक में जो हमने फैसला लिया उन्होंने कर दिया। गाड़ी चल रही है। हमारे घर में कोई यूं भी नहीं है कि भाई हर एक के घर में इंडिविजुअल और हर एक के कमरे में इंडिविजुअल टीवी लग रहा हो, लेकिन सारी दरानी जेठानी सारी चाची ताई बैठ के एक टीवी देखें। किसी की किसी बात पे किचन में कुछ बर्तन खटक भी गया तो मैंने चैनल बदलने भी बात हो जाए, मैंने सास बहू साजिश नहीं देखना, आज मैंने तो फलानी चीज़ देखना, तो सहचार बना रहता है। और हमने अपने एक परिधि बना ली, सारे जने बैठ के, जेंट्स तो खाओगे खाना अपनी बैठक में और लेडीज़ खाओगे अपनी रसोई में, तो हम किचन में नहीं झांकते, वो बैठक में नहीं इंटरफेयर करते। ऐसा बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है। सबका जो जो काम है, हाँ, सब अपने काम को कर रहे हैं, सारे खुश हैं। और खुशी भी हमें तभी मिलती है जब सारे इकट्ठे रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं खुद की? जैसे मुझे आपकी बातों से परिवार और संगठन। परिवार और संगठन, जो मेरे मित्र हैं ना, और जो मेरा परिवार है, मेरे मित्र कोई फैसला लेते हैं मेरे से, वो मेरे से बिना पूछते लेते हैं, और मैं उनके बारे में लेता हूँ। जो पढ़ के साइन कर दो फिर क्या फ़ायदा, बिना पढ़े 10 कहता भाई जो तुमने लिया ठीक लिया होगा। ये विश्वास और ये एक बॉन्डिंग हमारी, कोई रिश्ते भी नहीं है फिर भी बहुत बड़े रिश्ते। क्या कमी मानते हैं आपकी? कोई कमी की ऐसा जो आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को सुधारूंगा सिस्टम में? आप में मेरे लाठर में, हाँ, भूपेंद्र लाठर को क्या कमी लगती? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इंसान सवेरे शीशे में जब तैयार होने लगा कि आई एम परिपक्व, ऐसा नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो मैं तो अपने सभी साथियों को, समाज को, भाईचारे को, बड़े को, बुजुर्गों को, छोटे भाइयों को, सबको प्रार्थना जरूर करता हूँ भाई खासियत कभी बताइए ना बताइए, कमी ज़रूर बताइए ताकि मैं उसने दूर कर लूँ। और ये वादा भी करूँगा भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान भगवान ने बड़ा सुंदर और बड़ा गजब प्राणी बनाया है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी खुद की कमी नहीं ढूंढ सकता। खुद की कमी कौन बताएगा? आप, हम, समाज, परिवार, भाईचारा। मेरी सबसे यही प्रार्थना रहती है, मैं अपने आप को अगर सबसे प्लस पॉइंट अपना, चाहे वो व्यापार का है और चाहे हमारे समाज का है, हम ये कहते हैं जी कमी आप बताओ, दूर हम करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और भविष्य में वो गलती नहीं दोहराएंगे, ये वादा करते हैं। एक नॉर्मली क्या होता है, आदमी खुद के लिए तो सबसे बड़ा वकील होता है, दूसरे के लिए सबसे बड़ा जज होता है। जज बन जाता है, दूसरे को तो 1 मिनट में दूसरे को तो सर्टिफिकेट दे देगा भाई तू अच्छा है बुरा है, लेकिन खुद की कमी को भी वो वकील बन के नहीं, ये कमी थोड़ी है। ना भाई साहब, वो बिल्कुल भी नहीं। हम तो हाथ जोड़ गए, मतलब ये सबको प्रार्थना करते हैं कि भाई पहले कमी बताओ ताकि उसको दूर करें और जीवन में वो। आपके हल्के में जाएं आप जी, और कोई युवा या फिर कोई बुजुर्ग आपसे किसी बात पे नाराज है, तुमको कैसे टैकल करेंगे? देखो, कोई तो कारण होगा लेकिन नाराजगी का। अगर कोई नाराज होते हैं, मैं जाके रिक्वेस्ट करता हूँ भाई बताइए, अगर वो नाराजगी का कारण जेन्युइन है तो माफ़ी भी मांगूंगा, और जो उनकी नाराजगी है उसके ऊपर मैं कहूँगा मैं चलो भाई मैं आपके साथ हूँ, जो बताओ मुझे क्या करना है वो करूँगा। और अगर नाराजगी का कारण जेन्युइन नहीं हुआ तो उनको बताऊँगा कि जी ये कारण था, आपको मिसकम्युनिकेशन है। राजनीति में मैं 2 चीज़ बड़ी सोच का आया हूँ,
मेरे दादी जी यहाँ करनाल से एमएलए रहे हैं 1982 टू 87। तो जब तो बच्चे ही थे बिल्कुल। तो अब जब वो एक्सपायर हुए तो उससे पहले से हम 2009 में मैं थोड़ा राजनीति में, दादी जी राजनीति करनी पड़ेगी, वरना तो आज का तो समय ऐसा आ गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कर दें। सारे तो भगवान पे भी खुश नहीं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखियो, राजनीति में 2 चीज़ों का ध्यान रखियो, कान और छाती, ये 2 चीज़ें मजबूत रखिए। कमर तो भाईचारे ने संभालनी। मनोसी ने अपने पल्ले गिरा दे ली थी। आदमी कानों का और छाती का पक्का होना चाहिए। क्या इसकी वो सेंस क्या बनी? कानों का सेंस मतलब कुछ भी सुनने के लायक, कुछ भी सुनो, मतलब वो नहीं कि किसी ने कुछ आलोचना कर दी, गुस्सा आ जाए, गुस्से में रिएक्ट किया जाए। नहीं, किसी ने किसी के बारे में झूठ ही बोल दिया और मैं उससे नाराज हो जाए, बेचारे ने उसने करी भी ना हो, बिना जाने। चुगली खोरों से बचो। और एक जब आदमी को, समाज को, भाईचारे को, संगठन को, आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार को, आपके व्यापार को, आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, उस टाइम आप दुम दुबा के भाग जाओ ना भाई। जब तुम मेरे सुख के साथी हो तो दुख में भी मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुम्हारा अगली तरफ सीना अड़ा के खड़ा। अगर भगवान ना करो आफित ही पहले अपने साथ है, फिर आप। तो आपका ये कहना है कि आदमी को कान का और छाती का पक्का होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर गौर करता हूँ जी। अपन तो फिर करना है, फिर फैसला लेना यार प्यारों ने, ये बताओ चलना का मैं साथ हूँ। आपके अंदर वो कॉलेज वाली बात है कहीं? हाँ, वो अपने इसी करके वो अपनी टीम, वो वाइब होती है ना कि चल देखी जाएगी। हाँ, हरियाणा तो इस मामले में मशहूर है, देखी जाएगी कर देंगे। नियत नेक होनी चाहिए, छोड़ते नहीं। घरोंडा के लोगों के लिए अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए आपके नज़र में कौन सा ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप आते ही काम करें और जिनसे एक्चुअल में लाइफस्टाइल में और आने वाली पीढ़ी पे कुछ पॉजिटिव असर पड़े? मैं स्पेसिफिकली घरोंडा के लिए। अच्छा, पहले उससे पहले सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक बात पूछता हूँ। बाढ़ आई हुई है, घरोंडा में उसका कितना असर है? घरोंडा में उसका भयंकर असर है। हालांकि हमारे करनाल ज़िले में ही नहीं, हरियाणा में भी और पंजाब में भी खासतौर पे बहुत ज़्यादा असर है। करनाल ज़िले में भी हमारा बड़ा असर है, जहाँ हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, लगभग आधा घंटा पहले मैं वहीं था, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। लोगों के खेत में और घरों में पानी घुस रहा है। तो अब वही बात है कि प्राकृतिक आपदा है, इस पर आज मैं राजनीति करने बैठ जाऊँ वो गलत होगा। कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिस्टम है, परंतु कहीं ना कहीं जनता की भी हमारी जवाबदेही बनती है। कहीं अगर हमारे सामने पूरी है वो मेंटेन नहीं कर रही सरकारें, कुछ हमने तो उनको बोलना भी तो होता ना, इग्नोरेंट नहीं बनना होता। ये तो बस यही हालात हैं। तभी वो कहते हैं कि बस मेरा देश महान, उससे पहले का आप समझ ही जाओ। कई चीज़ों पे हमारा लैक ऑफ सिस्टम तो है, मेजर लैक ऑफ सिस्टम है। यही कारण है कि आज घरोंडा के कई गाँव में मैं 3-4 रोज़ पहले भी जाके आया था, 5 रोज़ पहले, परसों भी गया था, आज भी जाके आऊँ। पीड़ा तो होती है, पीड़ा होती है। यूथ को सिर्फ मेरी घरोंडा में एक मेरी प्रार्थना है कि भाई आपके पास चाहे 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास चाहे 1 दुकान है, अपना काम ना छोड़ो। और नहीं कुछ सैर के बहाने जिम जाओ, मैं मानता हूँ, परंतु अपने खेत में ज़रूर जाओ, फसल करो। नहीं बचेगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरे से लिखवा लो। काम ज़रूर करो, काम करोगे तो, मेहनत करोगे तो, आवश्यकता कुछ होगी तो आविष्कार भी होगा। बिना आवश्यकता ना तो आविष्कार होगा ना हमारा विकास होगा। अपने बुजुर्गों का, अपने प्यारों का, अपने भाईचारे का ध्यान रखो। बातों में आके ना हमें बंटना है ना हमें टूटना है, ये तो तय है। अगर हम संगठित हैं तो हम किसी भी मुसीबत को झेल देंगे, मेरा वादा है। आपकी टक्कर घरोंडा में किसके साथ होगी? जिस हिसाब से मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद और यूथ का प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है मैं एक तरफा सबको चित कर दूंगा इस बार। हरविंदर भाई साहब जी हैं। हरविंदर भाई साहब हैं हमारे घरोंडा के लगातार 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। 14 में भी और 19 में भी, और 19 में जो जीत थी उनकी काफ़ी अच्छे मार्जिन से थी। हाँ, उनकी अच्छे मार्जिन से जीत हो गई थी, 18,000 वोटों से जीत हुई थी। लोगों ने दरअसल उनके ऊपर बड़ा विश्वास किया था। मोदी ये लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था या फिर मोदी जी के ऊपर? मोदी जी के ऊपर विश्वास किया था। साथ में इन्होंने भी अपने झूठे सपने लोगों को दिखाए हैं कि आई एम द इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भाई साहब हैं, परंतु सिविल इंजीनियर का मैं उनके टाइम के, उनके टेन्योर के 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा कोहंड गांव है, आज जलमग्न हुआ पड़ा है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं है, बारिश का पानी नहीं निकल रहा, वो पहले वाला पानी। हाँ, ठीक है। एक हसनपुर गांव है और एक साथ साथ हमारा जिमरेडी गांव है। तीनों ही गांवों का काम पिछले 9 साल से अधूरा पड़ा है, इन्हीं के टेन्योर में बना हुआ। मजे की चीज, जो इन्होंने उद्घाटन करे वो सारे कांग्रेस राज की देन है। वो बना के चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सारा का सारा, उनके फीते इन्होंने काटे, बना के वो उसके ऊपर शेड लगाना था ताकि बरसात का पानी ना जाए। घरोंडा फ्लाईओवर है, उस पर आज तक शेड नहीं लगा। घरोंडा 2 पार्ट में बढ़ जाता है, रेलवे क्रॉसिंग से उस पार का अलग घरोंडा, रेलवे क्रॉसिंग से इस पार का घरोंडा अलग, जा नहीं पाता, 8-8 फुट पानी होता है। तो लोग इंतजार में हैं। जन्मदिन विधायक जी मना रहे, के कर बोर्ड सरपंच साहब और अपने पैसे से लेकर आ रहे। यार वो गांव की छोटी सरकार है,
आज इन्होंने गुंठा दिया हुआ, जबरदस्ती पैसे ले लेते हैं। इलेक्शन में इनसे पैसे मांग लिए, दुनिया रोती, आज इनके सामने नहीं बोलते, सामने आएगा चीजें, सामने आएंगी चीजें। इनके घर के बाहर टोल बैठा है, टोल का मुद्दा सांसद मुद्दे भी जाकर संसद में उठा दें, कलेक्शन सब जगह से जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्वैप हुआ पड़ा है, यानी कि सिस्टमेटिक बेसिक बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल दिक्कतें हैं जो जनता आज परेशान है, तरसता, और इनकी इंतजार करेगी कब चुनाव आए। चलिए, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया। लास्ट में एक अंत में आप आपके घरौंडा की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कर्म भगवान है, अपना काम ना छोड़ना, काम पे जाते रहना। उम्मीद जो आपकी है, पीड़ा जो आपकी है, वो मेरे भी दिल में उतनी ही है। जिन देशों में आप लोग छोटे भाई जा रहे हो, उन देशों में मैं घूम के भी परमात्मा कृपा से आया हूँ। मैं वहाँ के सिस्टम्स को भी समझता हूँ, अपनी संस्कृति को भी समझता हूँ। अपना संस्कृति को मत छोड़ना, अपने परिवार के लिए मैं मानता हूँ आप लोग वहाँ गए हैं। आप बताना, आपकी जवाबदेही हम बन के उभरेंगे, और जो यहाँ के हालात हैं, जिस क्वालिटी लाइफ के लिए आप वहाँ गए हैं, वो यहाँ मिलेंगे। और सरकार जो प्रदेश में या देश में बैठे हैं, उनकी जनता के प्रति, युवाओं के प्रति, उनकी बेरोजगारी के प्रति, बढ़ती महंगाई के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी कथनी और करनी में ना तो फर्क था ना है। इसका सीधा सीधा उदाहरण अभी हिमाचल में सरकार आई हमारी, पहली ही कलम से अपने सारे गारंटी कार्ड्स लागू किए। ऐसे ही कर्नाटक में ही पहली कलम से अपने गारंटी कार्ड लागू किए। आपकी लड़ाई हम चाहे टेबल की हो चाहे फील्ड की हो, लड़ना जानते हैं, नेक नीयत से, बिना कि रिस्क किसी का तिरस्कार के, मर्यादा में रह करके हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, जिससे हम आपके बीच की आवाज़, आपकी ज़मीनी हकीकत की आवाज़ हरियाणा और देश की सबकी बड़ी पंचायत में पहुंचा सके। ये सुना आपने भूपी भाई या भूपेंद्र लाठर जी को। घरौंडा के जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई संशय है, कोई ऐसी बात जो कि आप सीधा नहीं पूछ पाते। हालांकि मुझे इनसे मिलकर ऐसा लगा है कि आप घरौंडा से, चाहे छोटी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के, इनसे कोई भी बात सीधे मुंह पे पूछ सकते हैं। लेकिन नेताओं का ऐसा होता है, मैंने देखा कई लोग डरते हैं कि इनसे ऐसे कैसे बात कर लेंगे। एक पुरानी जनरेशन, मैं अपनी जनरेशन की बात नहीं करता, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम चाहे सीएम पीएम बैठे, हम साथ बैठना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों के अंदर क्या है, एक हीन भावना ऐसी बना दी नेताओं ने, आप वहाँ बैठे तो वो कोशिश करेंगे नीचे बैठ। मोहित जी, मैं बताता हूँ मेरा फ़र्क क्या है। आजकल तो बच्चे छुट्टियों में पहाड़ों में जाते हैं, विदेश जाते हैं। हमारे टाइम में तो बच्चे मामियों के जाया करते हैं, बिल्कुल जाते थे, मौसी के जाया करते, गर्मी की छुट्टियां होती ही बुआ के जाया करते। मेरा मैक्सिमम बचपन मेरे मामियों का, मेरी मौसी का या मेरी बुआओं का बीत रहा। वो रायपुर जटान गांव घरौंडा विधानसभा में आता है, मेरा बचपन वहाँ बीत रहा। आसपास गाँव में गगसीना चले गए, वहाँ तो अब मेरी चलो छोटी सिस्टर भी मैरिड है, चाचा जी वाली बेटी। घोगड़ीपुर गाँव घरौंडा विधानसभा में मेरी सगी मौसी है। फुसगढ़ हमारा 3 लाठरों का गाँव। एक सवाल आया था, ये मैं पूछना भूल गया, आपको अपने हल्के के 10 गांव के नाम बताने। 10 के? मेरे से 106 के पूछ लो। नहीं, 10 के जल्दी से बताइए। फुसगढ़ एक कमेंट किया था हमारे व्यूअर ने, आपकी वीडियो के ऊपर नहीं था, किसी दूसरे नेता की। उन्होंने 2-4 गांव के नाम लिए, मैंने एक तो गलती हो गई। तो नीचे कमेंट आया, नेताजी से ये तो पूछ लेते हैं कि उनके हल्के में कितने गाँव, उनके नाम भी पता है उन्हें 10 गाँव के। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं अब ये बताओ, पूर्व से शुरू करूँ कि पश्चिम से? अगर मैं यहीं से शुरू कर दूँ, सबसे पहला गांव हमारे यहाँ पे पिंगली है, उसके बाद घोगड़ीपुर, उसके बाद हमारा आ गया संभालका, उसके बाद हमारा आ गया बीजना, उसके बाद मेरी ससुराल आ गई भूसड़ी। मैं घरौंडा विधानसभा में ही मेरे गांव है छोटा सा भगवानपुर, वहाँ मैरिड हूँ। बजिद्दा, दाहा, फुरड़क, गगसीना, रायपुर जटान मेरे मामा जी का गाँव, खोराखेड़ी, शेखपुरा, गुडा, बेगमपुर, कोंड, कुटेल, ऊंचा समाना, फुसगढ़, खेड़ा, छपरा, रसूलपुर, सुबरी, रसूलपुर खुर्द, डबरकी, मेहमदपुर, नबीपुर। ये बताओ कितने? नगड़ा में नहीं, इस मामले में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे से कॉलोनी में पूछो कि मेरा बचपन वहाँ बीता, मेरी छुट्टियां समर वेकेशन बाहर नहीं कट रही। अगर स्कूल से कहीं डांट पड़ गई, किसी ने सस्पेंड कर दिया, स्कूल में रोड़ा हो गया तो फुसगढ़ चले गए। ज़्यादा मामला बढ़ गया, घर के उन्हें पीट दिया तो मामा के चले गए, मामा के जाकर पीट दिए तो मौसी के चले गए, मौसी के चले गए तो शेखपुरा चले गए, दोस्तों के यहाँ से चले गए तो अमृतपुर चले गए। तो यहाँ हर जगह हमारा लाड प्यार है। मतलब ये लोग मेरे साथ ज़्यादा इन टच क्यों है, मुझे भूपी क्यों कहते हैं कि हम जब निक्कर बोलते थे ना जिसको, हाँ निक्कर, आजकल तो वो एडिडास की निकरें आ गई, जो हमारी वो पट्टे की निक्कर थी, उस निक्कर से लेकर आज कुर्ते पजामे तक का सफर भूपी का उनके बीच में बीता है। चलिए, तो इसीलिए उनका एक वो भाव है मेरे साथ कि भूपी तो बेटा है हमारा, भूपी तो भाई से ना तो कभी भी पकड़ लेंगे, और इसको पकड़ने की जरूरत तो हमारा है ही नहीं है। चलिए भूपी भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, खासकर आपके विचारों को जान के। और जो मुझे आपकी स्ट्रेंथ लगती है वो तो एक आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं,
जैसे कि आपने बताया अब तक का, आप अपने हल्के में ही रहे हैं, शादी भी आपने वहीं की है। हाँ। ये वोट के लिए हुई थी? पहले आपकी शादी कब हुई थी? भाई साहब 1 मिनट, मैंने नहीं की। अपने को ये आदेश आज तक भी नहीं था। परिवार ने बता दिया भाई तेरा रिश्ता वहाँ कर दिया, उस दिन रिंग सेरेमनी है। मैंने आपकी भाभी की शक्ल पहले दिन रिंग सेरेमनी पे देखी थी। उससे पहले नहीं मिले थे? ना जी ना, कभी फोन पे भी बात नहीं। और छोटे भाई का? छोटे भाई अभी मेरा 5 साल पहले शादी हुई, उसका भी बड़ा एक जबरदस्त एक वो हंसी की बात है। रविंदर की बात है? नहीं, अंकुर है हमारा सबसे छोटा भाई। जो 6 नंबर वाला भाई है, अभी 2 तो और छोटे अनमैरिड हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं। 6 नंबर वाले भाई की आज से 5 साल पहले शादी हुई है। लाडवा में गांव पड़ता है उनका, हमारे जो मौसा जी हैं। जब वहाँ गए तो कहने लगे जी बेटी देख लो, मगर ये सबसे पहले अपनी जो हमारी संस्कृति का भाव है, अपने गोत विचार लो। बेटी देखना सबसे बड़ा काम है। ना हमारे वाला अक्षय कुमार, ना हमने रवीना टंडन चाहिए। हम देसी आदमी, हमने देसी चाहिए। जैसा भाई मारा वैसी वो बेटी भी है। सिर्फ गोत्र विचार लो, फोटो भेज दो। उन्होंने गोत्र भेज दिए, हमने अपने गोत्र भेज दिए। गोत्र नहीं मिले। हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है, गोत्र नहीं मिले। उनको हमारा बेटा पसंद आ गया, हमने उनकी बेटी पसंद आई। उनको तो था कि जी आज एक बार वो शगन सा करना और बेटी भी देख लो, होता है। तो जैसे अगली जनरेशन में मैं बड़ा हूँ, वरना तो मुझे भी इजाज़त नहीं थी। पर फादर साहब और छोटे चाचा जी, हम 4-5 जने चले गए वहाँ। जब वो बेटी आई, बोले जी बेटी देख लो। मगर जी कुछ नहीं देखनी है, बेटी मारी पचकारे और हमने मिठाई का डब्बा दे दिया। तो जो लड़की के ताऊ जी थे वो कहते जी 21वीं सदी है, लड़का तो आया नहीं, कभी कल कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उन्हें कहा भाई बेशक करनाल के हैं या बेशक आज 21वीं सदी है, आप ये मर्डरों की ये शहर के हैं, इनका आज भी वही ग्रामीण सिस्टम है। लड़का तो सीधा रिंग सेरेमनी वाले दिन आएगा, वहाँ बताओ तो वो असलियत आज भी वो अपने पास कई बार उनका उदाहरण देते हैं कि देखो रिश्तेदार तो वो भी, और हम भी कहते हैं किसी की बेटी को देखना, किसी बेटी को मना करना सबसे बड़ा। आप लव मैरिज को कैसा मानते हैं? भाई साहब मैं तो ठीक नहीं मानता। देखो अपना अपना विचार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना विचार है। वैसे तो पता नहीं क्या कारण क्या है इस बात का। देखिए आज हम भी माँ बाप हैं, कोई भी माँ बाप है वो ये चाहता है कि मेरी औलाद चाहे मेरी खाल के जूते बनवा ले, मैं अपनी खाल के जूते बनवा कर पहना दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ तो मानता हूँ, मेरा आत्मसम्मान। मैं सारे बच्चों को, सारे युवा साथियों को, मेरी छोटी बहनों को एक ये प्रार्थना करता हूँ, माँ बाप की खाल के जूते बनवा लियो, लेकिन कभी उसके आत्मसम्मान 5 नान दियो। माँ बाप के कहने सिर्फ एक काम जरूर कर दियो, तुम्हारा गलत फैसला तो नहीं लेंगे। जहाँ माँ बाप का वहाँ शादी कर लियो, वो आपका भला ही करेंगे, बुरा नहीं कर सकते। और फिर भी किस्मत में कुछ माड़ा लिख रहा होगा। आजकल यही कारण है कि समाज यूरोपियन संस्कृति की तरफ तो दौड़ रहा है, लेकिन उसके नुकसान नहीं देख रहा। आज यही कारण है महिला थानों में लाइन लगी पड़ी, यही कारण है आज परिवारों में कितने ज़बरदस्त क्लैशेज हैं। माँ बाप किसी का भी है गलत फैसला कभी नहीं लेगा। देखो वैसे तो मुझे नहीं पता, मैं समय से बड़ा रहता हूँ, इस शीशे से बाहर निकल के मेरे साथ क्या हो जाए, लेकिन प्रयास ये जरूर रहेगा अपने आप दाव पे लग जाए, लेकिन मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा पर कोई दाव नहीं आने दूंगा। मेरे बुजुर्गों की, मेरे साथियों की प्रतिष्ठा पर, उनकी सोच पर या जो सम्मान की पकड़ी वो हमें पहनाते, उस 5 नहीं आना देने का ये वादा है। तो इसलिए मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि माँ बाप का फैसला उन्होंने वक्त के थपेड़े खाए हैं, खास तौर पे वो अपने औलाद के लिए तो कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। मेरे से लिखवा के जायज़ है कि माँ बाप को अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारा इस धरती पे कुछ भी नहीं है, और वो उसके लिए फैसला लेंगे तो अच्छा ही। औलाद माँ बाप को छोड़ सकती है, माँ बाप कभी औलाद को नहीं छोड़ सकता। तो माँ बाप पे विश्वास करो ना, वो आपका गलत तो नहीं कर सकते। वो जिस घर को देखेंगे, जिस बेटी को देखेंगे, जिस परिवार को देखेंगे, जिस लड़के को देखेंगे, ये सोच के जरूर देखेंगे वो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को खुश रखे। चलिए शादी की बात चलिए तो एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, हालांकि मुझे बेतुकी चीज़ लगती है। एक मोहतरमा है, पाकिस्तान से आई हैं, सीमा हैदर जी। यूपी में आके उन्होंने अपने 4 बच्चों के साथ आके यूपी में शादी कर ली। अच्छा जी। यूपी का कोई लड़का है, वाया नेपाल आए, सीधे नहीं आ सकते थे। 2 तरह की मीडिया में, हालांकि ये सही नहीं है, मीडिया के लिए मुद्दे और ज़रूरी हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, ये इतना, लेकिन मीडिया पे छाया ये हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है, दूसरा पक्ष कहता है कि ह्यूमन राइट्स वाले जो होते हैं कि भाई किसी को किसी उनके देश में अगर जान का खतरा है तो असाइलम जैसे अपने यहाँ से बच्चे ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ ठीक लगती है? क्या उनका यहाँ आके ऐसे रहना ठीक है, या फिर सच में हमारे भारत की सीमा सुरक्षा की बात आती है, बेसिक रीज़न तो यही है? देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित, अगर सीमा सुरक्षा की बात है, सबसे पहले जब मीडिया में इतनी बात आ रही है, वो नेपाल के रास्ते हमारे देश में आए कैसे? अगर वो आ गए तो एक बार ये जरूर चेक किया जाए कि वो क्या उनका कंटेंट है, क्या नहीं है। रही बात शादी ब्याह की, सबका अपना निजी जीवन है, सबके अपने निजी बात है। मेरी तो मीडिया के साथियों से सबसे एक मेरी प्रार्थना है, आप इस किस्म की न्यूज़ तो दिखा देते हैं, ये भी दिखा दो कि प्राइवेट कंपनियों के इतने इतने
ये पेट्रोल पंप खुल गए, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, देश का 20,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। वो देश का पैसा था, आरबीआई का पैसा था, वो देश के गरीबों में बढ़ सकता था। ये अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का एक एसेट था हमारा। आज वही कारण है कि डॉलर 60 से 83 रुपये पहुंच गया। वो पैसा तो विदेशों में जाने लग रहा। वो न्यूज़ तो आप दिखा नहीं रहे, वो न्यूज़ नहीं आपने दिखाई। पिछले 10 सालों में अडानी के, अंबानी जी के और पता नहीं कितने प्राइवेट पेट्रोल पंप खुल गए, वो नहीं दिखाई कि पिछले देश की आज़ादी से आज तक वो पेट्रोल पंप बंद पड़े थे, पिछले 10 साल से वो खुले नहीं, क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर एक कैप्स लॉक लगाया हुआ था कि इससे ज़्यादा का प्रॉफिट आप ना पेट्रोल पे, ना डीजल पे, ना केरोसिन तेल पे, ना सरसों के तेल पे, इन चीज़ों पे नहीं ले सकते। खाद्य पदार्थों के ऊपर एक अंकुश लगाया हुआ था। लेकिन आज यही कारण उनको फ्री होल्ड दे दिया। फ्री होल्ड देने के कारण आज उनको आम जनता से मतलब ही नहीं, महंगाई आसमान छूने लग रही। जो देश की एक्चुअल दैनिक जरूरियात की चीज़ें हैं, जो जमीनी स्तर की चीज़ें हैं, उनके मुद्दे उठाएं। ये मुद्दे जांच के विषय हैं और इनको जांच करके, और सबकी निजी जिंदगी है, सबके निजी फैसले हैं, ये तो मुद्दे, इस मुद्दे के ऊपर तो मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो ये भूपी लाठर को आपने सुना, इनकी बातों से कितना आप मानते हैं सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? किस बात को आपको लगा कि भाई ये सुधारी जा सकती है, या इनके अंदर आपको लगता है किसी सुधार की गुंजाइश है, या मेरे अंदर लगता है, या आपकी वैसे ही कोई राय है या कोई सवाल है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भूपी भाई से मिलते रहेंगे और आगे उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है इस हरियाणा में अच्छे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। और एक उम्मीद होती है ना, आप जैसे लोगों से एक उम्मीद